ओके, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है मीटिंग ऑफ द बोर्ड्स एंड इट्स पावर। ठीक है, सेक्शन नंबर 173 से शुरू होगा और ये सेक्शन नंबर 193 के ऊपर ख़त्म होगा। ठीक है, 193 के ऊपर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 149 टू 172 की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। अब आते हैं हमारे पास सेक्शन नंबर चैप्टर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग। सबसे पहले बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड की। मीटिंग ऑफ द बोर्ड के बारे में बोला है, इसने बोला सबसे पहले बोला सेक्शन नंबर 173 के अंदर। 173 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर बोला गया है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट के होने के, कोई भी कंपनी, एवरी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपनी पहली बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद कंपनी के लिए बोला गया कि कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की है वो एवरी ईयर यानी कि हर कैलेंडर ईयर में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में जो उनका डिफरेंस होने वाला है वो 120 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद 173(1) का प्रोवाइजो निकल के आता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज़ को या कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है या मॉडिफाई कर सकती है, मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन को मॉडिफाई कर सकती है, कंडीशन के साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन को लगा सकती है। 173 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि जो बोर्ड मीटिंग की हमने बात करी थी कि बोर्ड मीटिंग 4 हेल्ड करवाओगे या 30 दिन के अंदर अंदर पहली बोर्ड मीटिंग हेल्ड होगी, उस बोर्ड मीटिंग के लिए हमने बोला है कि उस बोर्ड मीटिंग में जो डायरेक्टर्स की हम बात करें, डायरेक्टर्स उसमें जब शामिल होंगे, डायरेक्टर इधर इन पर्सन शामिल हो सकते हैं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन से वो शामिल हो सकते हैं जैसे कि प्रिस्क्राइब्ड है। अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स की बात हो रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अदर ऑडियो विजुअल मीन्स जो है आपके, वो आपके केपेबल होने चाहिए। किस चीज़ के केपेबल होने चाहिए? रिकॉर्डिंग के रिकॉग्नाइज करने के, डायरेक्टर्स के पार्टिसिपेशन को रिकॉग्नाइज और रिकॉर्ड करने के, और साथ में स्टोर करने की प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग हुई कैसे। 173 सबसेक्शन नंबर 2 का प्रोवाइजो कहता है कि सीजी नोटिफिकेशन से निकाल सकती है मैटर्स, जिन मैटर्स के लिए आपकी जो बोर्ड मीटिंग है वो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन से नहीं होगी, वो मैटर्स निकाले गए। ठीक है, इसके बाद 173 सबसेक्शन नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइजो वो कहता है कि अगर मान लो हमने बोला है कि इन मैटर्स के लिए आपकी जो मीटिंग है वो आपकी फिजिकल प्रेजेंस से ही होनी चाहिए, वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस से अगर जो मीटिंग है उसका कोरम मीट हो जाता है, अगर फिजिकल प्रेजेंस से कोरम मीट हो जाता है देन अदर डायरेक्टर्स कैन पार्टिसिपेट थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन कम सेक्शन नंबर 173 सबसेक्शन नंबर 3 जो कि कहता है कि एक बोर्ड मीटिंग को हेल्ड करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा हर डायरेक्टर को। हर डायरेक्टर को नोटिस दोगे आप कैसे दोगे? जो भी उसका एड्रेस आपके पास रजिस्टर्ड है उस पर आप एड्रेस नोटिस दे दोगे। नोटिस जो आप है वो हैंड डिलीवरी से भिजवा सकते हो, पोस्ट से भिजवा सकते हो या फिर ईमेल से भिजवा सकते हो। 173 सबसेक्शन नंबर 3 का पहला प्रोवाइजो कहता है कि मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग, अगर जो आपकी मीटिंग थी उसके लिए 7 दिन से कम का भी नोटिस अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन एक चीज़ को अर्जेंट बिजनेस को ट्रांजैक्ट करने के लिए, अर्जेंट बिजनेस को कहीं पर भी एक्ट में या रूल्स में डिफाइन नहीं किया है, तो अर्जेंट बिजनेस के लिए आप 1 दिन का भी नोटिस दे सकते हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनने हैं तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स किस में बनने होते हैं, या फिर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के केस में पब्लिक कंपनीज विच आर हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर एंड आउटस्टैंडिंग लोन्स और डिपॉजिट्स वगैरह ग्रेटर देन 50 करोड़ के केस में। ठीक है, अगर आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक है तो उस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होता है उस मीटिंग के लिए। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप प्रेजेंट करवा लेना अर्जेंट बिजनेस जहाँ ट्रांजैक्ट करने वाले उस मीटिंग में। 173(3) का आपका सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस मीटिंग से प्रेजेंट हो जाता है तो आपके जितने भी डिसीजन थे वो सारे के सारे सर्कुलेट किए जाएंगे सारे डायरेक्टर्स में, और फाइनल तभी होंगे जब रेटिफाई कर दिया होगा एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने। अच्छा, मान लो हमारी कंपनी के केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल ही नहीं था, वी आर नॉट अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लेकिन टर्नओवर वगैरह क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो भी आपका सर्कुलेट तो सारे के सारे डायरेक्टर्स को करना ही पड़ेगा। देन कम्स 173 सबसेक्शन नंबर 4 जो बात करता है कि अगर डायरेक्टर्स इस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनको 25,000 रुपये का फिक्स फाइन पे करना पड़ेगा। 173 सबसेक्शन नंबर 5 कहता है कि स्मॉल कंपनी के केस में, 1 पर्सन कंपनी के केस में और डॉर्मेंट कंपनी के केस में, 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी। अच्छा, ऐसे ही हमने पढ़ा था कि डॉर्मेंट कंपनी जॉइंट वेंचर कंपनी और शायद होली सब्सिडरी कंपनी है जिसके ऊपर हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया था वहाँ से हमने एग्जामिशन दिया था। यहाँ पर हमने मीटिंग ऑफ द बोर्ड के लिए बोला है कि 1 पर्सन कंपनी के केस में, स्मॉल कंपनी के केस में और डॉर्मेंट कंपनी के केस में माना जाएगा उन्होंने इस सेक्शन को कंप्लाई कर लिया, यानी कि जो 4 बोर्ड मीटिंग वाली बात हो रही थी उस माना जाएगा उन्होंने कंप्लाई कर लिया अगर वो हर कैलेंडर ईयर, हर हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर में यानी कि 6 महीनों पे अगर वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करा लेते हैं और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में इनका जो डिफरेंस है वो 90 दिन का कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, देन कम्स प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 173 सेक्शन नंबर 5 जो कि कहता है कि 1 पर्सन कंपनी के केस में एक ही डायरेक्टर होगा तो वो क्या ही बोर्ड मीटिंग हेल्ड करेगा, तो हम उसको एक तरीके से एग्जाम कर देते हैं कि बोर्ड मीटिंग हेल्ड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देन कम्स रूल नंबर 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर रूल 2014। रूल नंबर 3 कहता है क्या है, ये बात करता है मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स की। इसमें बोला है कि हर कंपनी नेसेसरी अरेंजमेंट बनाएगी ताकि जो ऑडियो विजुअल मीन्स है वो आपके फेल ना हो। अच्छा, कंपनी ने ऑफर करना होता है, कंपनी ने पहले बताना होता है कि हम ऑडियो विजुअल मीन से भी मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। अगर कंपनी ने ऐसा बोला है उसके बाद ही, और कंपनी ही अरेंजमेंट वगैरह बनाती है, कंपनी अरेंजमेंट वगैरह तब बनाती है जब आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट वगैरह करते हो वो सेक्शन में लिखा है। बट द क्लैरिटी इज कि डायरेक्टर ऐसे अपने मन घड़त से नहीं है कि उसने घर पे लैपटॉप लेके बैठ गया और उसमें कहता है कि ठीक है मीटिंग का वो भेज दो कर लेंगे, नहीं।
कंपनी उसको एक तरीके से पहले बनाती है, हम सेटअप तैयार करते हैं, अपना खुद का रूम वगैरह बनाते हैं, उसके हिसाब से ही चलता है ना। इस रूल में लिखा हुआ रूल नंबर 3 के अंदर कि चेयरपर्सन जो होगा या फिर कंपनी का जो कंपनी सेक्रेटरी होगा, कंपनी सेक्रेटरी का वो ड्यू केयर और रीजनेबल केयर रखता है किस चीज़ की, इंटीग्रिटी मेंटेन है मीटिंग की, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस सही से चल रहा है, सारे के सारे डायरेक्टर जो मीटिंग में आने चाहिए थे वो सारे के सारे आते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मीटिंग मिनट्स को प्रिपेयर किया जाता है, जो भी रिकॉर्डिंग हुई है उसकी सेफ कीपिंग हो रही है, मार्किंग होती है उस रिकॉर्ड की, कंप्लीशन ऑफ ऑडिट के पहले वो कंप्लीट हो जाती है, ऑडिटर को दी भी जाती है। उसके बाद इंश्योर करते हैं कि कोई भी पर्सन अदर देन द कंसर्न डायरेक्टर आपको मीटिंग अटेंड नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो एक तरीके से डाला हुआ है कि अगर कोई भी बंदा कोई डिसेबल्ड बंदा है तो वो बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो अपने साथ एक किसी बंदे को अकम्पनी कर ले, ठीक है। देन कम्स इसका एक तरीके से फिर निकल के आता है सब रूल नंबर 3 जो कहता है कि नोटिस था वो सारे के सारे डायरेक्टर्स को सेंड किया जाएगा 173(3) के हिसाब से, यानी कि 7 दिन पहले भेजा जाएगा। अर्जेंट बिजनेस के केस में आप उससे शॉर्टर नोटिस भेज सकते हो, कैसे भेजोगे वहाँ पर लिखा हुआ था। सारे के सारे डायरेक्टर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा कि उनके पास ये ऑप्शन है कि ऑडियो विजुअल मीन से वो ले सकते हैं मीटिंग। डायरेक्टर इंटीमेट करेगा कि हम ऑडियो विजुअल मीन से अगर लेने वाले तो वो इंटीमेट कर देगा। हालांकि मान लो अगर वो इंटीमेट करता है ऑडियो विजुअल मीन से लेना, उसके बाद वो इन पर्सन अटेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स कि सफिशिएंटली इन एडवांस उसको इंटीमेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी ने बोला, आप कंपनी को इत्तला कर देते हो पहली बोर्ड मीटिंग में, मतलब इस साल की पहली बोर्ड मीटिंग में वैसे आप बता देते हो कंपनी को कि वी विल बी अटेंडिंग द मीटिंग थ्रू ऑडियो विजुअल मीन्स, तो उसके लिए आप सफिशिएंट अरेंजमेंट कर दो, ठीक है। देन कम्स एब्सेंस, अगर आपका इंटीमेशन का होता है, इंटीमेशन अगर आप नहीं देते ऑडियो विजुअल मीन वाला तो माना जाएगा कि आप बोर्ड मीटिंग को मीटिंग इन पर्सन में मतलब है कि प्रेजेंस खुद जाके अटेंड करने वाले हो। इसके बाद मीटिंग के शुरुआत में ही जो चेयरपर्सन है वो एक रोल कॉल कंडक्ट करता है कि कितने डायरेक्टर्स हमारे हैं जो प्रेजेंट है, उसमें से कितने डायरेक्टर्स हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या ऑडियो विजुअल मीन के थ्रू अपना मतलब मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। क्या किया जाएगा, उनका नाम, उनका लोकेशन, उनका मतलब रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ में ये पूछा जाएगा क्या उनको एजेंडा मिल गया था, रेलिवेंट मटीरियल जो था वो मिल गया था, उनको एक्सेस है प्रोसीडिंग्स की, मतलब उनके अलावा किसी और को तो प्रोसीडिंग्स की एक्सेस, मीटिंग की प्रोसीजर की एक्सेस नहीं है। रोल कॉल के बाद चेयरपर्सन एक कंपनी सेक्रेटरी है वो इन्फॉर्म करेगा बोर्ड को कि जितने बंदे प्रेजेंट होने चाहिए थे मीटिंग के अंदर उतने ही बंदे प्रेजेंट हैं। हालांकि वही आपका आ जाता है कि डिसेबल्ड पर्सन के केस में जो बंदा आपका साथ में लाना था उसके बारे में बोर्ड को इन्फॉर्म्ड था, तो वो भी बोर्ड बता देगा कि ये बंदा अलग से आया हुआ है। इसके बाद बोर्ड जो चेयरपर्सन है वो इंश्योर करता है कि आपका जो कोरम है वो थ्रू आउट द मीटिंग आपका प्रेजेंट है। इसके बाद आपका आता है कि स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स जो होते हैं वो बोर्ड मीटिंग में रखे जाते हैं और शेड्यूल्ड वैन्यू यानी जहाँ बोर्ड मीटिंग हो रही थी वहाँ रखे जाते हैं। माना जाता है कि सारे के सारे डायरेक्टर ने साइन कर दिया, जो ऑडियो विजुअल मीन से साइन करते हैं वो अटेंड करते हैं बोर्ड मीटिंग को, माना जाता है कि उन्होंने वर्चुअली एक तरीके से साइन कर दिया और जब भी वो अगली बार कंपनी को विजिट करते हैं तो वहाँ के वो साइन कर देते हैं। देन कम्स, अगर कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट करता है, कोई भी बंदा ऑब्जेक्ट करता है किसी भी मोशन को, तो उसके लिए चेयरपर्सन जो है वो एक तरीके से कहता है कि चलो इसके ऊपर वोटिंग करते हैं, तो वोट्स इन फेवर, वोट्स अगेंस्ट सारे के सारे वो रिकॉर्ड करता है। फिर वो रोल कॉल करता है किस किस डायरेक्टर ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है तो रेजोल्यूशन कितने वोट से पास हुआ है, इसके रिगार्डिंग वो मिनट्स प्रॉपर मेंटेन करता है। कंपनी की मीटिंग खत्म होने के बाद एक इसमें एट द एंड ऑफ ईच डिस्कशन, हर एजेंडा आइटम के डिस्कशन के बाद चेयरपर्सन अनाउंस करेगा समरी क्या था डिस्कशन का, किस किस ने उसके अगेंस्ट वोट किया था। ड्राफ्ट मिनट्स वो प्रिपेयर कर देता है। ड्राफ्ट मिनट वगैरह बनने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर वो राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो भी बोर्ड डिसाइड करता है सर्कुलेट किए जाते हैं। सर्कुलेट करने के बाद हर डायरेक्टर के पास 7 दिन का टाइम होता है कि जैसे ही उसके पास सर्कुलेट 7 दिन का टाइम है कि वो अगर कोई भी चाहे चेंजेस चाहे या कुछ भी उसको लगता है एडिशन में तो वो बोल सकते हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर कुछ भी नहीं पता तो ये माना जाएगा कि जो भी लिखा है बोर्ड मीटिंग में मतलब मिनट्स में वो सारा का सारा सही है। और कंप्लीशन ऑफ द मिनट्स के बाद जो मिनट्स हैं वो आपके मिनट्स बुक में एंटर कर दिए जाएंगे बाय द चेयरपर्सन एज पर सेक्शन नंबर 118। फिर हमने सेक्शन में पढ़ा था कि कुछ मैटर्स हैं जो आपके ऑडियो विजुअल मीन से या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड नहीं होते हैं, बल्कि आपको उसके लिए बोर्ड मीटिंग ही कंडक्ट करनी होती है। हालांकि अगर आपका कोरम कंप्लाई हो जाता है देन कोरम बाय इन प्रेजेंस से अगर आपका कोरम कंप्लीट हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऑडियो विजुअल मीन से भी मतलब जो और डायरेक्टर्स हैं वो अटेंड कर सकते हैं। कौन कौन से मैटर्स हैं, ये मैटर्स होते हैं अप्रूवल के रिगार्डिंग मैटर्स होते हैं। अच्छा, मेन कंपनी का जो आपके ट्रांजेक्शन है वो कौन कौन से होते हैं, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का अप्रूवल, प्रॉस्पेक्टस का अप्रूवल, बोर्ड्स रिपोर्ट का अप्रूवल, उसके बाद किसी भी अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन या टेक ओवर के रिगार्डिंग कोई भी मैटर है उसका अप्रूवल, या फिर ऑडिट कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं किस किस चीज़ की मीटिंग, कंसिडरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग CFS, यानी कि अगर कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने के लिए जो बोर्ड मीटिंग होती है ऑडिट कमेटी की, उसको जो अप्रूवल मिलना होता है बोर्ड से, यानी कि बोर्ड से जो अप्रूवल मिलना होता है एज पर सेक्शन 134 सब सेक्शन 1 उसके रिगार्डिंग में जो आपकी मीटिंग होगी वो आपकी थ्रू ऑडियो विजुअल मीन से नहीं होनी चाहिए, वो आपकी इन प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, कोविड के लिए इसमें प्रोवाइजर एक्सप्लेनेशन डाल देते कि कोविड के टाइम पर जो आपकी हुई थी वो हमने ऑडियो विजुअल मीन से प्रोवाइड कर दी थी कि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ओके,
कौन कौन से मैटर से 5 मैटर्स निकल के आते हैं। सबसे पहले अप्रूवल ऑफ दी बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अप्रूवल ऑफ इनिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अप्रूवल ऑफ एनी मैटर इन रिलेशन टू अमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर और एक्विजिशन एक्सेट्रा, एंड द ऑडिट कमेटी मीटिंग्स for what? For consideration of financial statements including CFS if any to be approved by the board under section 134 subsection number 1. Okay, now moving on to next number section, that is 117 and 174. ठीक है, 174 के अंदर अब 174 के अंदर निकल के आता है कोरम फॉर मीटिंग ऑफ द बोर्ड। कोरम फॉर द मीटिंग ऑफ द बोर्ड के बारे में बोला गया है कि आपका जो कोरम है, यानी कि कोरम होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, जो आपके मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके प्रेजेंट होंगे मीटिंग के अंदर। बोर्ड मीटिंग के अंदर कितने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके प्रेजेंट होने चाहिए, तब माना जाएगा कि मीटिंग का कोरम प्रेजेंट है, यानी कि मिनिमम नंबर प्रेजेंट है, तो हम मीटिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मीटिंग आपकी एजेंडा वगैरह मानी जाती है अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो। क्या लिखा है सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन नंबर 1 में लिखा है कि टोटल स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि टोटल स्ट्रेंथ का मतलब होता है इट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टर्स हुज प्लेसेस आर वेकेंट, यानी कि वेकेंट वाले डायरेक्टर्स को छोड़ के बाकी जितने भी डायरेक्टर्स कंपनी के हैं इंक्लूसिव ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारा का सारा आपका एक तरीके से टोटल स्ट्रेंथ में शामिल किया जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी के इसमें 10 डायरेक्टर्स है तो 1/3 ऑफ 10 कितना निकल के आएगा 3.33। इसकी नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ ही होगी तो 4 हो जाएगा। 4 और 2 विच एवर इज हायर 4 आपका कोरम काउंट किया जाएगा। अगर 4 मेंबर्स आपके इन पर्सन या ऑडियोविजुअल मीन से प्रेजेंट है तो माना जाएगा कि कोरम प्रेजेंट था, मीटिंग को आगे बढ़ाया जाएगा। लिखा भी था रूल के अंदर कि जो आपका चेयरपर्सन है वो चेक करता है कि ऑल थ्रू दी मीटिंग आपका जो कोरम है वो मीटेड है कि नहीं है। 174 सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है कि डायरेक्टर जो हैं कंटेनिंग डायरेक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर मान लो वैकेंसी हो जाती है, अगर कोई वैकेंसी हो जाती है बोर्ड में या फिर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके कम है तो कोरम मीट नहीं हो पा रहा है। अगर कभी भी कोरम मीट नहीं हो पा रहा है तो मीटिंग तो कभी ट्रांजेक्ट हो ही नहीं सकती। सबसेक्शन नंबर 2 में लिखा है कि अगर कभी डायरेक्टर चाहें तो बिना कोरम के भी, अगर कोरम फुलफिल नहीं हो सकता है तो वो मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 रीजंस के लिए। फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सो दैट फिक्स टू कोरम हो जाए, या फिर फॉर समनिंग अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, जनरल मीटिंग को बुलाने के लिए ताकि वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दें, या फिर एक ऐसी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं जहाँ पे वो एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर दें ताकि आपका कोरम कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज कोरम की मौजूदगी के बगैर आपकी मीटिंग नहीं हो सकती। 174 सबसेक्शन नंबर 3 बात करता है कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, 184 आगे सेक्शन निकल जाएगा उसमें हम इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स की बात करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स करें बोला है कि अगर मान लो किसी भी टाइम पर इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स जो कंपनी के हैं किसी भी मीटिंग में, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स को कभी भी कोरम के अंदर काउंट नहीं किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरेस्टेड डायरेक्टर एक्सीड करते हैं या इक्वल करते हैं 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द BOD, यानी कि फॉर एग्जांपल BOD आपका 12 है तो 12 × 2/3 12/4 24/3 यानी कि 8 से ज़्यादा आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं, 8 या 8 से ज़्यादा आपके इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं तो ये मान लो कि कोरम तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोरम में आपने 174 सबसेक्शन नंबर के अंदर 1/3 की कंडीशन लिखी हुई है। तब इन्होंने बोला है कि उस केस में आप क्या करो कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो नॉन इंटरेस्टेड है उनको 2 मान लो, यानी कि अगर 2 डायरेक्टर्स भी आपके प्रेजेंट हैं तो हम मानेंगे कि कोरम मीट हो गया। अगर 2 से नीचे डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्ट आपके जो इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से कोरम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ये जो नॉन इंटरेस्टेड थे वो आए नहीं है, कोरम नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। 2 डायरेक्टर्स का हमने कोरम बोला है, 2 डायरेक्टर्स भी अगर आपके नॉन इंटरेस्टेड नहीं निकल के आ रहे हैं तो कोरम नहीं माना जाएगा और मीटिंग आपकी जो है वो अर्जेंट हो जाएगी। देन कम्स सेक्शन नंबर 174 सबसेक्शन नंबर 4, वो कहता है कि अगर फॉर वांट ऑफ कोरम अगर मीटिंग हेल्ड नहीं हो पाती है तो अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी अदरवाइज प्रोवाइड, अगर आर्टिकल्स में कुछ लिखा है तो आर्टिकल्स की बात मान लेना, अगर आर्टिकल्स में कुछ नहीं लिखा है तो मीटिंग शैल स्टैंड एडजर्न टू व्हाट, एडजर्न टू सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम नेक्स्ट वीक का सेम डे सेम प्लेस सेम टाइम। अगर वो नेशनल हॉलीडे है तो अलग अगला दिन उसका मान लीजिएगा। नाउ सेक्शन नंबर 175, सेक्शन नंबर 175 बात करता है पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि बोर्ड मीटिंग वगैरह हमने हेल्ड नहीं करवाई, मीटिंग ही नहीं हेल्ड करवाई इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड छोड़ दो, हमने मीटिंग ही नहीं हेल्ड करवाई। अगर आपने मीटिंग नहीं हेल्ड करवाई है तो क्या रेजोल्यूशन हम पास कर सकते हैं? बिल्कुल पास करते हैं, हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन बोलते हैं उसको। इसके लिए बोला है इन्होंने 175 सेक्शन नंबर 1 के अंदर कि कोई भी रेजोल्यूशन नहीं माना जाएगा कि वो पास हो गया है बोर्ड के द्वारा या किसी भी कमेटी के द्वारा, कमेटी यानी कि ऑडिट कमेटी की बात हो रही है, NRC की बात हो रही है, SRC की बात हो रही है, बोर्ड के द्वारा या किसी भी कमेटी के द्वारा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हुआ है जब तक कि उस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन को ड्राफ्ट में विद नेसेसरी पेपर सारे के सारे डायरेक्टर्स को या उस कमेटी के मेंबर्स को उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे भेज ना दिया गया हो। रजिस्टर्ड एड्रेस पे कैसे भेज सकते हो? जैसे कि हम मीटिंग का नोटिस भेज रहे थे, कैसे भेज रहे थे? हैंड डिलीवरी से भेज रहे थे या फिर पोस्ट से भेज रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मेल से भेज रहे थे। यहाँ पर इन्होंने कुरियर का ऑप्शन और दे रखा है कि कुरियर से भी आप भेज सकते हो। और जो आपने ड्राफ्ट वगैरह भेजा था अगर उसको मेजॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है तो माना जाएगा कि ठीक है
जो एंटाइटल्ड है रेजोल्यूशन पे वोट करने की, यानी कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वगैरह को छोड़ के जो भी उस पर वोट कर सकते थे, अगर मेजॉरिटी ने उसको अप्रूव कर दिया है तो माना जाएगा रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन आपका पास हो गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 175 सबसेक्शन नंबर 1 का प्रोवाइजो कहता है कि मान लीजिए 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी भी अगर ये कह देते हैं कि जो आपने रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भेजा है हम इस पर वोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि इसको ना हम बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे, अगर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा बोल दिया तो उसको बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, 175 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि जैसे ही रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन अगर मान लो पास हो जाता है मेजॉरिटी ऑफ द वोट के साथ, अगर वो कभी भी पास हो जाता है तो सब्सिक्वेंट मीटिंग जो होने वाली है उसको हम मिनट्स में ऐड कर देंगे। अगर मान लो आप कह रहे हो कि 1/3 की भी बात इसमें लिखी है और हाफ की भी बात लिखी है, मेजॉरिटी ने उसको पास भी कर दिया और साथ में 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स ने एक लिख भी दिया कि नहीं हम इसको बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो हम उसको बोर्ड मीटिंग में ही डिसाइड करेंगे। सेक्शन नंबर 176 बात करता है डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ एनी डायरेक्टर नॉट टू इनवैलिडेट एक्शंस टेकन। 176 सिंपल सी बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर आपका अपॉइंटेड था, अगर वो डिफेक्टेड था या उसका डिस्क्वालीफाइड था, उसके बाद भी उसको अपॉइंट कर दिया था और इसका नॉलेज कंपनी को नहीं दी, तो जो भी उसने मैटर्स वगैरह लिए थे वो सारे के सारे वैलिड माने जाएंगे। हालांकि इसका प्रोवाइजो कहता है अगर कंपनी को जैसे ही पता चल गया था, नोटिस में आ गया था कंपनी को कि इसका अपॉइंटमेंट इनवैलिड था या इसका टर्मिनेट हो जाना चाहिए था, उसके बाद जो भी वो एक्शन लेता है उसकी कोई भी वैलिडिटी हम नहीं बोलते हैं। सेक्शन नंबर 177 और सेक्शन नंबर 178 आपके ऑडिट कमेटी के बारे में, एसआरसी के बारे में, एनआरसी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन नंबर 177 ऑडिट कमेटी की बात करते हैं। ऑडिट कमेटी इन्होंने बोला हुआ है 177 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर कि हर लिस्टेड कंपनी और अदर क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज इसमें भी प्रिस्क्राइब, अदर इसमें भी प्रिस्क्राइब के अंदर कौन से आते हैं, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ वो, टर्नओवर ऑफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, और आपका जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स और लोन्स वगैरह की जो बात हो रही थी वो ग्रेटर देन 50 करोड़ की बात हो रही है। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में ये वाली लिमिट आ जाती है, जो रूल नंबर 4 ऑफ पहले वाला चैप्टर जो आपने पढ़ा था वही वाली लिमिट्स आती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली लिमिट आ जाती है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी आपकी ऑडिट कमेटी बनाएगी। सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है, सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि मिनिमम आपके जो 3 डायरेक्टर्स हैं वो आपके ऑडिट कमेटी के अंदर होंगे। ठीक है, पब्लिक कंपनी केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 होते हैं, प्राइवेट कंपनी केस में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 होते हैं। बट जिस कंपनी को, यानी कि पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी केस में 3 डायरेक्टर्स होते ही होते हैं, तो अगर 3 ही डायरेक्टर्स तो तीनों डायरेक्टर्स आपके जो हैं वो आपके ऑडिट कमेटी में भी होंगे। फिर इसमें बोला गया कि विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला जो सेक्शन हमने पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आपके कौन से होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए हमने पढ़ा था कि अगर पब्लिक कंपनी है तो हमने 1/3 की लिमिट वहाँ पे पढ़ ली थी, और हमने कहा था कि अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो हमने वहाँ पे लिमिट पढ़ ली थी कि भैया 2 डायरेक्टर्स को आप इंडिपेंडेंट बना देना। लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था कि अगर कहीं पर भी लिखा है कि ऑडिट कमेटी के चक्कर में ज़्यादा अपॉइंट कर देना, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो अपॉइंट करोगे आप ऑडिट कमेटी के अंदर, वो आप मेजॉरिटी होने चाहिए आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, इसका प्रोवाइजो कहता है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमेटी इंक्लूडिंग ए चेयरपर्सन शैल हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है, फिर निकल के आता है 177 सबसेक्शन नंबर 3 जो कहता है कि 1 साल के अंदर अंदर इस सेक्शन के आने के आपको इस सेक्शन को कंप्लाई करना है। 177 सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि ऑडिट कमेटी जो भी अपने करेगी उसके फंक्शंस क्या है। एक तरीके से फंक्शन, सबसे पहले ऑडिटर से रिलेटेड आपके पास 3 फंक्शन निकल के आते हैं। वो क्या आते हैं, आप रिकमेंड करोगे, अपॉइंट करोगे या रेमुनरेट करोगे ऑडिटर के बारे में, कंपनी का जो ऑडिटर है उसकी टर्म्स वगैरह का, या फिर रिकमेंडेशन करोगे उसके अपॉइंटमेंट का, वो सारा आप काम करोगे। आप रिव्यू और मॉनिटर करोगे उसकी इंडिपेंडेंस को और उसके परफॉर्मेंस को, और साथ में जो भी उसने फिनिशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन किया था या फिर जो भी फिनिशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट उसने दी है उसका आप एग्जामिनेशन करोगे। यानी कि 3 पॉइंट्स ऑडिटर से रिलेटेड है, उसका अपॉइंटमेंट, रेमुनरेशन, टर्म्स वगैरह का आप रिकमेंडेशन करोगे, साथ में आप उसका वर्क वगैरह जो भी है या फिर इंडिपेंडेंस है उसको मॉनिटर करोगे, एंड देन यू विल एग्जामिन द फिनिशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज दी ऑडिट रिपोर्ट दैट ही हैज गिवन। देन कम्स आपका अप्रूवल या मॉडिफिकेशन आपको करना होता है। किसका करना होता है, जो रिलेटेड पार्टी कंपनी ने करे होते हैं उसका अप्रूवल या सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन जो है वो भी ऑडिट कमेटी करती है। इसके 4 प्रोवाइजो हैं, दे आर टू बी रेड वंस एट लीस्ट। प्रोवाइजो कहता है, प्रोवाइजो नंबर 1 कहता है कि अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल फॉर दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, यानी कि एक बार में बहुत सारे ट्रांजेक्शन का अप्रूवल भी दे सकती है। लेकिन ओमनिबस अप्रूवल के रिगार्डिंग रूल लिखा हुआ है। रूल में क्या लिखा हुआ है, रूल में लिखा हुआ है कि आपको ओमनिबस अप्रूवल के रिगार्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसके लिए आप दे सकते हो वो होगा, मैक्सिमम अमाउंट पर ट्रांजेक्शन वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड होगा। उसके बाद आपका ये भी डिस्क्राइब होगा कि कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, जिनके साथ आप ट्रांजेक्शन करते रहते हो जिसको आप ओमनिबस अप्रूवल के लिए कंसिडर करते हो। ठीक है, तो वो आपके रूल में प्रोवाइडेड है। फिर कम रूल नंबर 6 है इसका। देन कम सेकंड प्रोवाइजो ये कहता है कि अदर देन ट्रांजेक्शन रिफर टू इन 188 इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन अदर देन 188 यानी कि अदर देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अगर ऑडिट कमेटी अप्रूव नहीं करती है ट्रांजेक्शन को तो उसका रिकमेंडेशन वो है वो बोर्ड को दे देगी। ठीक है, देन कम्स प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट 1 करोड़ से कम का था और डायरेक्टर या ऑफिसर ने बिना ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के इस ट्रांजेक्शन को एंटर किया था और ऑडिट कमेटी ने उसका रेटिफिकेशन भी नहीं दिया 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, सच ट्रांजेक्शन शैल बी अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ऑडिट कमेटी। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ डायरेक्टर ने एंटर किया था, किसी भी बंदे ने
मॉनिटर किया था, तो डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी लॉसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड। नाउ कम्स 4 मोर फंक्शन जो होते हैं ऑडिट कमेटी के, वो होते हैं वेस्ट। वेस्ट का मतलब क्या होता है? वी से वैल्यूएशन, ई से इवैल्यूएशन, एस से स्क्रूटनी और द से टी से द एंड यूज। ओके, वैल्यूएशन किसका करना है? वैल्यूएशन करना है अंडरटेकिंग्स का या असेट्स का कंपनी के, ठीक है। इवैल्यूएशन किसका करना है? इवैल्यूएशन करना है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का। स्क्रूटनी किसकी करनी है? स्क्रूटनी करनी है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स या इन्वेस्टमेंट की। और द एंड यूज किसका देखना है? द एंड यूज को आपको मॉनिटर करना है, जो भी आपने पब्लिक ऑफर से या रिलेटेड मैटर से आपने पैसा उठाया था उसका एंड यूज आपको मॉनिटर करना है। देन कम्स द पावर्स ऑफ द, ये थे फंक्शंस ऑफ द ऑडिट कमेटी 177 सबसेक्शन 4 के अंदर। 177 सबसेक्शन नंबर 5 के अंदर एक तरीके से निकल के आते हैं पावर्स ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी अगर चाहे तो कमेंट्स के लिए कंपनी के ऑडिटर्स को बुला सकती है और कह सकती है कि हम इंटरनल कंट्रोल के ऊपर या फिर उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके रिव्यू के रिगार्डिंग हम कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। इंटरनल ऑडिटर्स को, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को, मैनेजमेंट को, कंपनी को बुला सकती है वो। देन कम सेक्शन नंबर 177 सबसेक्शन नंबर 6, वो कहता है कि जो 177 सबसेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने बात करी थी ऑडिटर से रिलेटेड 3 पॉइंट्स और आरपीटी वाले जो पॉइंट होता है, जो आप रेटिफिकेशन या फिर मॉडिफिकेशन या सब्सिक्वेंट अप्रूवल की बात करते हो वाला पॉइंट, या फिर जो आपका वेस्ट निकल के आता है वैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, स्क्रूटनी और द एंड यूज की बात निकल के आता है, उसके रिगार्डिंग अगर ऑडिट कमेटी चाहे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भी बोल सकती है। एक्सटर्नल सोर्सेज से किसी भी बंदे को बुला सकती है कि वो इन्वेस्टिगेट करे इस मैटर को, ठीक है। 177 सबसेक्शन नंबर 7 कहता है कि ऑडिटर का रोल क्या रहेगा? जब भी ऑडिट कमेटी बुलाती है ऑडिटर्स रिपोर्ट के डिस्कशन के लिए, तो ऑडिटर का रोल रहेगा कि वो उसमें शामिल हो मैनेजमेंट के साथ, बट ऑडिटर राइट टू वोट नहीं ऑब्टेन करता है। 177 सबसेक्शन नंबर 8 कहता है कि बोर्ड अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। 134 सबसेक्शन नंबर 3 के हिसाब से वो डिस्क्लोज करेगा कंपोजिशन ऑफ द ऑडिट कमेटी, और साथ में बोर्ड ये भी बताएगा कि कौन कौन से रिकमेंडेशन थे ऑडिट कमेटी के जो कि बोर्ड ने कंसिडर नहीं करें और क्यों नहीं कंसिडर करें, ये भी बताएगा। देन कम सेक्शन नंबर 177 सेक्शन 9 जो कि विजिल मैकेनिज्म की बात करता है। इट सेज कि एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। कौन सी अदर क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनीज हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड है? ये डिपॉजिट की लिमिट के अंदर आता है, ठीक है। इस लिमिट को देखते हैं। देन कम्स कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अदर क्लासेस विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, वो अपने डायरेक्टर्स के लिए और एम्प्लॉइज के लिए विजिल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करेगा। 177 सबसेक्शन नंबर 10 कहता है कि विजिल मैकेनिज्म का आपका जो एडिक्वेट सेफगार्ड्स होते हैं जो कंपनी ने रखे हुए विजिल मैकेनिज्म से बंदे को बचाने के लिए, वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और इसका प्रोवाइजो कहता है कि जो भी आपने विजिल मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश किया था वो आप कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट्स में और कंपनी की वेबसाइट पे पूरी तरीके से डिस्क्लोज करके चलोगे। now when we are talking about the vigil mechanism, then it comes कि किसी भी कंपनी ने अगर कभी भी पब्लिक से पैसा लिया था, डिपॉजिट लिया था, विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, और अगर बैंक से या पीएफआई से 50 करोड़ से ऊपर का पैसा लिया था, तो यानी कि पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात हो रही थी, बाकी बात हो रही थी बाकी सारी कंपनीज़ की। यहाँ पर एवरी लिस्टेड कंपनी की बात हुई है एंड अदर देन दिस 2 और कंपनीज़ की बात हुई है। यानी कि इसमें बात करी इन्होंने कि कंपनीज़ विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक और विच हैव बोरोड फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्रेटर देन 50 करोड़ का अमाउंट, उनको अपने बोर्ड में मतलब विजिल मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम सेक्शन नंबर 178। सेक्शन नंबर 178 किस चीज़ के बारे में बात करते हैं? एनआरसी और एसआरसी की बात करते हैं। एनआरसी का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन एंड रिकमेंडेशन कमेटी। एसआरसी का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। अच्छा, एनआरसी 178 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी और अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज में प्रिस्क्राइब, अदर क्लासेस ऑफ कंपनीज में प्रिस्क्राइब कौन सी हैं? वही आपकी निकल के आती है टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और एक लोन्स डिपॉजिट की जो बात हो रही थी वो आपकी डिबेंचर्स की बात हो रही थी, वो ग्रेटर देन 50 करोड़ की बात हो रही थी, वो आपका एनआरसी रखेगा। अच्छा, हमने ऑडिट कमेटी कैसे क्या पढ़ा था? यही लिमिट थी लिस्टेड पब्लिक कंपनी और सेम लिमिट थी ऑडिट कमेटी की। ऑडिट कमेटी का हमने पढ़ा था कि ऑडिट कमेटी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होंगे और मेजॉरिटी आपकी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर भी आपके मिनिमम डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 3 और मोर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। 3 या उससे ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। हम नॉन एग्जीक्यूटिव अगर चाहे सारे के सारे रख देंगे या फिर हम चाहें तो उससे ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 डायरेक्टर्स तो इसमें भी होने ही होने, नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए वो, ठीक है। देन कम्स 178 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कि बात करता है जो कंपनी का चेयरपर्सन है वो इस कमेटी का पार्ट तो हो सकता है बट ही कैन नॉट बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमेटी। 178 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि हम बताएंगे एनआरसी का रोल एक तरीके से क्या होता है। तो एनआरसी बताती है कि कौन कौन से बंदे जो कंपनी के डायरेक्टर बनाने जा सकते हैं या कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट में अपॉइंट हो सकते हैं। क्राइटेरिया बता सकती है किस क्राइटेरिया के हिसाब से हो सकते हैं, और बाकी इवैल्यूएशन का भी क्राइटेरिया बता सकती है बोर्ड को। इवैल्यूएशन का किसकी? डायरेक्टर्स की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन का, कमिटीज़ की परफॉर्मेंस के वैल्यूएशन का, और बता सकती है कि क्या क्राइटेरिया बोर्ड सेटअप करे या फिर एनआरसी खुद सेटअप करे या फिर किसी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल एजेंसी को भी
बना सकती है जो इवैल्यूएट करेगा कि ऑडिट कमिटी डायरेक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। 178 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो एनआरसी के पास पावर है वो एक होती है कि वो जो ऑडिट कंपनी की एक तरीके से रेम्यूनरेशन पॉलिसी होती है, किसकी रेम्यूनरेशन पॉलिसी, डायरेक्टर्स की, केएमपी की और अदर एम्प्लॉइज़ की जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी है उसको भी एक तरीके से स्टैब्लिश या सेटअप कर सकती है। इसको स्टैब्लिश और सेटअप करते समय वो 178 सबसेक्शन नंबर 4 में कुछ चीज़ों को ध्यान रखेगी, 3 चीज़ों को वो ध्यान रखेगी कि लेवल और कंपोजिशन ऑफ रेम्यूनरेशन जो है वो आपका रीजनेबल और सफिशिएंट हो, ताकि वो मोटिवेट भी कर सके डायरेक्टर्स को, रिटेन भी कर सके और अट्रैक्ट भी करें, नए डायरेक्टर्स आए जो हैं वो रिटेन रहे और मोटिवेटेड भी डायरेक्टर्स। आपका उसके बाद जो काम कर रहे हो परफॉर्मेंस के बीच में और रेम्यूनरेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्लियर होना चाहिए। और तीसरा है कि आपका जो फिक्स्ड पे है और आपका जो वेरिएबल पे है यानी कि इंसेंटिव होते हैं और जो फिक्स्ड पे है वो दोनों के दोनों का जो बैलेंस है वो सही होना चाहिए, ताकि कंपनी लॉन्ग रन में अच्छा काम करती है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलता है और बाकी फिक्स्ड पे उसको मिलता ही रहता है। 178 सबसेक्शन नंबर 4 का प्रोवाइजो ये कहता है कि जो पॉलिसी कंपनी की होती है यानी कि जो रेम्यूनरेशन पॉलिसी होती है वो कंपनी को वेबसाइट अगर कोई भी कंपनी है तो उसमें दिखानी पड़ेगी, साथ में बोर्ड्स रिपोर्ट में भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। देन कम 178 सबसेक्शन नंबर 5 जो स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी की बात करता है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कौन अपॉइंट करता है? अगर किसी भी कंपनी में 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर है, 1000 से ज़्यादा स्टेक होल्डर यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के डिपॉजिट होल्डर्स या कोई और सिक्योरिटी होल्डर, सबका नंबर टोटल कर लो, अगर वो 1000 से ऊपर निकल के आता है तो कंपनी को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी बनानी ही बनानी है। और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे कोई आइडिया नहीं, कुछ भी नहीं लिखा है, बस इतना लिखा है कि इसका जो चेयरपर्सन है वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा। देन कम्स इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है कि ग्रीवांसेस, सिक्योरिटी होल्डर्स की ग्रीवांसेस को सुनना और उनको रिजॉल्व करना। देन कम्स 178 सबसेक्शन नंबर 7 जो कहता है कि चेयरपर्सन जो कमिटीज़ के होते हैं वो क्या करेंगे, वो बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर, जनरल मीटिंग को अटेंड करेंगे। अगर वो जनरल मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो किसी को अपने बिहाफ पे असाइन कर देंगे कि आप जाके जनरल मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। देन कम्स 178 सबसेक्शन नंबर 8 का एक प्रोवाइजो जो कि कहता है कि अगर मान लीजिए बोर्ड कोशिश करी थी, एसआरसी ने यानी कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ने कोशिश करी थी कि वो रिजॉल्व कर दे जो भी ग्रीवांसेस थी स्टेक होल्डर की, लेकिन वो रिजॉल्व नहीं कर पाए। अगर वो रिजॉल्व नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन उन्होंने गुड फेथ में काम किया था तो भी माना जाएगा कि ठीक है उन्होंने अपना काम कर दिया था, तो उनके ऊपर जो पेनल्टी वगैरह है वो 178 सबसेक्शन नंबर 8 वाली पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। पेनल्टी आपकी होती है 5 लाख रुपए की पेनल्टी होती है कंपनी के ऊपर और ऑफिसर के ऊपर होती है 1 लाख रुपए की पेनल्टी। देन कम्स 178 सबसेक्शन नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन यानी कि सीनियर मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे थे। सीनियर मैनेजमेंट के अंदर हम किसको किसको शामिल करते हैं? हम सीईओ, सीएफओ, सीईओ वगैरह को शामिल करते हैं सीनियर मैनेजमेंट के अंदर। नाउ हम सेक्शन नंबर 179 सेक्शन नंबर 179 पावर्स ऑफ द बोर्ड की बात करते हैं। बोर्ड की पावर्स, बोर्ड के पास क्या पावर्स होती है? तो इन्होंने बोला है 179 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर कि जो भी बोला है जहाँ पर भी कंपनी का रेफरेंस होता है कि कंपनी इस पावर को एक्सरसाइज करेगा, उस पावर को एक्चुअली बीओडी एक्सरसाइज करता है। ठीक है, फर्स्ट प्रोवाइजो टू 179 सबसेक्शन नंबर 1 क्या है कि जो भी पावर्स बीओडी के पास आती है वो सब्जेक्ट होती है, किसको सब्जेक्ट होती है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम्स ऑफ द कंपनी, सब्जेक्ट टू द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एंड सब्जेक्ट टू द रेगुलेशन मेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। यानी कि सबसे पहले अगर एक्ट में कहीं लिखा है कि ये पर्टिकुलर चीज़ बीओडी डायरेक्ट नहीं कर सकता तो बीओडी उस चीज़ को नहीं एक्सरसाइज करेगा। फिर कहीं मेमोरेंडम में हमने ऐसा लिख दिया तो बीओडी नहीं करेगा, कहीं आर्टिकल्स में ऐसा लिख दिया तो बीओडी नहीं करेगा, और कहीं हमने ओआर या एसआर पास करके कंपनी के मेंबर्स ने कह दिया कि इस चीज़ को अगर आपको करना है तो हमसे परमिशन लेना, तो वो परमिशन बीओडी को उनसे लेनी पड़ेगी। सेकंड प्रोवाइजो क्या निकल के आता है कि बीओडी एक्सरसाइज नहीं करेगा इस पावर को, भले विच इज़ डायरेक्टर रिक्वायर्ड वेदर अंडर दिस एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी एक्सरसाइज टू बी डन बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। अगर कहीं पर भी लिखा है कि कंपनी जनरल मीटिंग में ये चीज़ करेगी तो बीओडी उस चीज़ को एक्सरसाइज नहीं ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बोला गया कि कंपनी जनरल मीटिंग में उसको रिमूव करती है सारे ओआर से, तो बीओडी इस चीज़ को कभी भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। 179 सबसेक्शन नंबर 2 बात करता है कि अगर कोई भी, हाँ इसमें बोला गया फॉर एग्जाम्पल ओआर की भी बात लिखी है कि ओआर से पास करके अगर मेंबर्स कह देते हैं कि इस पावर को बीओडी नहीं एक्सरसाइज करेगा तो बीओडी नहीं एक्सरसाइज करेगा, लेकिन उन्होंने बीओडी ओआर मान लीजिए पास किया है 1 अप्रैल को और बीओडी ने जो ट्रांजेक्शन किया था वो कर दिया था 28 फ़रवरी को या फिर 31 मार्च को, तो जो उन्होंने किया था ट्रांजेक्शन बिफोर द ओआर और एसआर ऑफ द कंपनी तो वो इनवैलिडेट नहीं होगा, वो जो प्रायर एक्ट था वो वैलिडेटेड ही रहेगा। नाउ कम्स 179 सबसेक्शन नंबर 3 एक तरीके से पावर्स होती है बोर्ड की। तो बोर्ड के पास पावर क्या क्या होती है? सबसे पहले आपके पास आती है शेयर से रिलेटेड पावर। शेयर से रिलेटेड क्या क्या पावर हो सकती है? शेयर्स को इशू करने की पावर आपके पास रहती है, ठीक है, इशू कर सकते हो आप सिक्योरिटीज़ को इंक्लूडिंग डिबेंचर्स वगैरह। आपने इशू कर दिया, उसके कॉल्स मंगाने होंगे तो उसके पास आपके पास कॉल्स की पावर होती है कि जो भी कॉल्स आपको मंगाने हैं वो कब कॉल्स मंगाने हैं, और आपके जो शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं अगर उनका बायबैक करना है सिक्योरिटीज़ को तो आप उनका बायबैक भी कर सकते हैं। सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड 3 पावर आती हैं, इशू करना, उनके ऊपर जो कॉल्स है वो मंगाना और उनका बायबैक करवाना। इसके बाद पैसा आ गया, हमें और पैसा चाहिए तो बोरो करने की पावर होती है
बीओडी के पास हमने बोरो कर लिया, हमने बोरो करने के बाद इन्वेस्ट करना है कहीं पर, इन्वेस्ट करने की जो पावर है वो भी बीओडी के पास है, कहाँ पर हमें पैसा लगाना है ये भी बीओडी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद बीओडी मेन काम जो होता है वो होता है कि अप्रूव करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बोर्ड रिपोर्ट्स को अप्रूव करेगा। इसके बाद अप्रूव करता है अमलगमेशन को, मर्जर को, रिकंस्ट्रक्शन को अप्रूव करता है। अगर कंपनी किसी और कंपनी का टेक ओवर लेने वाली है या कंट्रोल वगैरह या सब्सटेंशियल स्टेक लेने वाली है किसी कंपनी में, तो उसका भी अप्रूवल जो होता है वो बीओडी करता है। देन बीओडी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी जो पावर्स होता है वो लेता है, कोई और मैटर होता है तो वो लेता है जो स्पेसिफाइड है। एंड लास्ट थिंग, बीओडी अगर किसी को आपको लोन देना है, गारंटी देनी है, सिक्योरिटी देनी है रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन, तो उसकी पावर भी आपके पास बीओडी के पास होती है। 179 सबसेक्शन नंबर 3 कहते हैं कि मैटर नंबर D2F, D2F के अंदर हमने किसकी बात करी थी, हमने बात करी थी पैसा बोरो करने की, पैसे को इन्वेस्ट करने की, और लोन वगैरह के रिस्पेक्ट में, लोन के रिस्पेक्ट में आपको गारंटी देने की या सिक्योरिटी देने की, किसी को लोन लेने के रिस्पेक्ट में। तो 179 सबसेक्शन नंबर 3 के प्रोवाइजो में लिखा हुआ है कि अगर बोर्ड चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके डेलीगेट कर सकता है ये पावर किसी भी कमेटी को, यानी कि ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी को भी आप ये पावर डेलीगेट कर सकते हो, या किसी भी एमडी को, मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी को ये पावर आप एक्सरसाइज कर सकते हो या दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड प्रोवाइजो 173 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि बैंकिंग कंपनी के केस में, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के केस में आपके जो एक तरीके से डिपॉजिट्स है, डिबेंचर्स है, तो रूल का काम होता है ना लोन वगैरह देना, तो उसको आप ज़्यादा ध्यान में बता रखना, एक्सेप्टेंस बाय बैंकिंग कंपनी इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आपकी एक्सक्लूड कर दो। फिर 179 सबसेक्शन नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कुछ भी क्लॉज डी में जो लिखा था, यानी कि क्लॉज डी के अंदर बोरे की वक्त जो बात लिखी थी कि टू बोरो मनी, वो आपकी बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। एक्सप्लेनेशन टू 179(3) कहता है कि अगर कोई भी कंपनी मान लीजिए बोरो करती है तो बीओडी के पास कंपनी के बोरिंग की पावर होती है, लेकिन फॉर एग्जांपल डे टू डे जो ट्रांजेक्शन में बोरो करने की बात होती है, ओवरड्राफ्ट की बात होती है, कैश क्रेडिट की बात होती है, वहाँ पर बीओडी की अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। वो तो कंपनी के आराम से जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज होते हैं वो उसको मैनेज कर सकते हैं। 179 सबसेक्शन नंबर 4 कहते हैं कि कंपनी की जो भी राइट ऑफ द कंपनी है जनरल मीटिंग टू इम्पोज, हाँ कंपनी के पास पूरी राइट है कि कंपनी अगर जनरल मीटिंग में कभी भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना चाहे या कोई कंडीशन इंपोज करना चाहे बोर्ड के ऊपर तो वो कर सकती है। नाउ कम सेक्शन नंबर 180 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये क्या बात करता है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द बोर्ड। आपने हर जगह पढ़ा है कि बोर्ड के पास ये पावर है, बोर्ड के पास ये पावर, तो उन्होंने बोला है कि हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं बोर्ड के पावर्स के ऊपर। हमने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि बोर्ड इन पावर्स को, जो पावर्स यहाँ पे लिखी हैं ABCD के अंदर, इन पावर्स को तभी एक्सरसाइज कर सकता है अगर कंपनी ने कंसेंट दे दिया है SR पास करके। अगर कंपनी ने SR पास करके कंसेंट दिया है तभी बीओडी इन पावर्स को एक्सरसाइज करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। पहला क्या निकल के आता है, अगर अगर बोर्ड चाहते हैं सेल करना, लीज करना है, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना है, यानी कि एक्सचेंज वगैरह की भी बात आ जाती है। तो अगर आप सेल करना चाहते हो या लीज करना चाहते हो, किसी भी तरीके से देना चाहते हो, किसको देना चाहते हो, अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और जहाँ पर कंपनी ने एक से ज़्यादा अंडरटेकिंग होल्ड करके रखी है, देन होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी ऑफ सच अंडरटेकिंग्स, यानी कि कंपनी का कोई भी अंडरटेकिंग, फॉर एग्जांपल आप सब्सिडरी की बात कर सकते हो, आप ब्रांच ऑफिस की बात कर सकते हो, अगर आप उसको बेचना चाहते हो या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग को बेचना चाहते हो। अच्छा, हम अंडरटेकिंग किसको बोलेंगे और हम उसको पूरे का पूरा बेचना है या फिर सब्सटेंशियली द होल अंडरटेकिंग को बेचने वाली बात को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर एक तरीके से एक्सप्लेनेशन में लिखा है, अंडरटेकिंग का मतलब होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने करी थी, 20% ऑफ इट्स नेट वर्थ एज पर द ऑडिटेड बैलेंस शीट, यानी कि पिछले फिनेंशियल से 20% ऑफ द नेटवर्थ ले लो, या फिर जो टोटल इनकम वहाँ से निकल के आती है वो कंपनी की टोटल इनकम 20% या उससे ज़्यादा होती है, तो यानी कि कंपनी की नेटवर्थ अगर 100 करोड़ है तो अगर आपने 20 करोड़ या उससे ऊपर कहीं किसी ब्रांच वगैरह में लगा रखा है वो, या फिर कंपनी के पास 100 करोड़ रुपए कहीं टोटल इनकम में निकल के आते हैं, तो कहीं से भी अगर आपके पास 20 करोड़ या उससे पैसा निकल के आता है वो, उसको हम बोलते हैं कि वो अंडरटेकिंग है कंपनी की। तो उस अंडरटेकिंग को अगर आप बेचना चाहते हो पूरा का पूरा, या सब्सटेंशियली द होल अंडरटेकिंग का मतलब होता है, सब्सटेंशियली द होल अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि अंडरटेकिंग की 20% या उससे ज़्यादा की वैल्यू को आप बेचना चाहते हो, भले आप उसको सेल करना चाहते हो, लीज करना चाहते हो, अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको SR पास करवा के कंपनी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इसके बाद निकल के आता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा पैसा इन्वेस्ट करना है, कोई कंपनसेशन के तौर पे कोई पैसा मिलेगा, आपने क्या किया था, कंपनी ने मर्जर या अमलगमेशन किया था, उसके तौर पे आपको पैसा मिला, उस पैसे को आप ट्रस्ट सिक्योरिटी को छोड़ के कहीं पे लगाना चाहते हो। ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ क्या होती है, जैसे 11(5) आपका इनकम टैक्स का सेक्शन है, वो कहते हैं FDR वगैरह में लगा दो, तो उन्होंने कहा कि ट्रस्ट सिक्योरिटीज छोड़ के आप कहीं और पैसा लगाना चाहते हो तो उसके लिए परमिशन लेके आओ। किसकी परमिशन लेके आओ, SR पास करवा के पहले कंपनी की परमिशन लेकर उसके बाद ही लगा सकते हो। देन कम्स आप पैसा बोरो करना चाहते हो। अच्छा, बोरो करने के लिए तो इन्होंने बोला था ना कि फंक्शंस ऑफ दी बोर्ड जो होता है वो बोरो करने का भी होता है, आपका डी में लिखा हुआ था कि बोरो करने का होता है, हाँ बोरो करने का होता है ऐसा लिखा हुआ है, बट इन्होंने यहाँ पर बोला कि आप बोरो करना चाहते हो और जो पैसा आप बोरो करना चाहते हो प्लस जो पैसा आप पहले ही बोरो कर चुके हो, अगर वो एक्सीड करने वाला है, किसको एक्सीड करने वाला है, कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस SPR को एक्सीड करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम द टेम्परेरी लोन, जो छोटे मोटे लोन्स आपने ले रखे थे, अपने बैंकर से ले रखे थे, उनको छोड़ दो। उनको छोड़ने के बाद अगर आपने कोई भी पैसा ले रखा था, पहले से बोरो कर रखा था, प्लस जो आप पैसा बोरो करने वाले हो वो सारा का सारा मिला के आपके पेड अप
अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस SPR से एक्सीड करने वाला है तो परमिशन से पहले आप परमिशन लेके आओगे। किसी परमिशन लेके आओगे? SR पास करवा के कंपनी की परमिशन लेके आओगे, उसके बाद हम इसके लिए आपको अलाउ करेंगे। इसका प्रोवाइजर बैंकिंग कंपनी जो एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक से, भले रीपेबल ऑन डिमांड अदरवाइज या रीपेबल जो भी है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर ये चीज़ नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। टेम्परेरी लोन्स का मतलब क्या होता है जो यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है? लोन्स जो रीपेबल ऑन डिमांड है वो वाले लोन्स, या लोन्स जो आपको 6 महीने के अंदर पे करने होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स की बात हो रही है, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे लोन्स को हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद चौथा क्या बोला गया? चौथा इन्होंने सिंपल सा बोला है कि अगर आप BOD किसी भी डायरेक्टर को ड्यू था, डेट था, वो आप रेमिट करना चाहते हो या उसको ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, यानी कि आप उसको वेव ऑफ करना चाहते हो, उसको 2-4 महीने और देना चाहते हो, तो उसके लिए पहले SR पास करवाओ कंपनी का। कंपनी अगर आपको ये पावर दे देती तो आप इसको एक्सरसाइज कर लेना। इसके बाद 180 सबसेक्शन नंबर 2, जो कि एक तरीके से आप प्रोवाइजो मांग सकते हो या फिर एक्सप्लेनेशन मांग सकते हो कि इसका सी वाले पॉइंट का। सी वाले पॉइंट में हमने बोला था ना कि बोरो करना चाहते हो पैसा, जो अभी वाली बोरिंग जो एक्सेड कंपनी की एग्जिस्टिंग बोरिंग्स है एक्सक्लूसिव ऑफ द टेम्परेरी लोन्स, प्लस जो आपकी एडिशनल बोरिंग है वो आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस SPR से एक्सीड होने वाली हैं। ठीक है। अगर इसके लिए बोला एक्सप्लेनेशन के तौर पे एक तरीके से कि SR जो पास होगा ना, SR में लिखा जाएगा इतने अमाउंट तक का पैसा आप और बोरो करना चाहते हो, यानी कि 100 करोड़ 200 करोड़ कितना बोरो करना चाहते हो वो SR में पास करवा दिया जाएगा। 180 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि 1A में जो भी लिखा गया था, 1A में जो सेल करने की, लीज करने की या डिस्पोज ऑफ करने की, किसको सेल या लीज या डिस्पोज ऑफ करने की, अंडरटेकिंग को या सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग को सेल, लीज पर डिस्पोज ऑफ करने की जो बात थी वो अफेक्ट नहीं करेगी टाइटल ऑफ द बायर को, बायर के टाइटल को, या फिर किसी भी बर्तन की जो इसने बाई किया था, अगर गुड फेथ में बाई किया था तो उसके टाइटल को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करने वाला है। और सेल वगैरह अगर आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी में किया गया है तो भी हम उसको कोई दिक्कत नहीं मानेंगे। ठीक है। 180 सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि कंपनी का जो SR है वो बोल सकते हैं कि एनी SR passed by the company consenting to the transaction referred to in 181A may stipulate such conditions and may be described including conditions regarding the use disposal which may result from the transactions, यानी कि अगर चाहें तो और कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है। 180 सबसेक्शन नंबर 5 कहता है कि कोई भी डेट अगर कंपनी ने इनकर करी थी 180 सबसेक्शन नंबर 1C के अंदर, यानी कि जो बोरिंग की बात हो रही थी, अगर कंपनी ने कभी भी वो डेट इनकर कर दी थी, मान लो SR नहीं पास करवाया तो वो डेट इनकर होगी। ठीक है। तो वो वैलिड तब तक ही मानी जाएगी जब तक लेंडर प्रूफ कर देता है कि भाई उसने गुड फेथ में पैसा दिया था। क्योंकि आप खुद देखो ना, आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट देख के ही पैसा दोगे। आपने देखा कि कंपनी की 100 करोड़ की पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व वगैरह हैं और आप 180 करोड़ पहले ही बोरो कर चुके हो, तो अगर आपको हमसे पैसा चाहिए तो क्यों पैसा चाहिए? 90 करोड़ बोरो कर सकते हो, 5 करोड़ और करना चाहते हो, इसलिए तो पैसा वापस नहीं कर पाया ना, इसका पैसे का क्या किया था, ये चीज़ देखने के लिए। इसके बाद सेक्शन नंबर 181 आता है, वो कहता है कि कंपनी जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। किस में कंट्रीब्यूट कर सकती है? बोनाफाइड या चैरिटेबल फंड्स के अंदर। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी जहाँ पे लिखा है मतलब BOD, तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया यहाँ पर कि BOD जो कंपनी का है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। किसमें वो कंट्रीब्यूट कर सकता है? बोनाफाइड, चैरिटेबल या किसी भी फॉर्म में प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी उसकी रिक्वायर्ड होती है। कब रिक्वायर्ड होती है? अगर जो पैसा आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वो पैसा आपका, जो भी पैसा आपने मान लो कंट्रीब्यूट कर दिया पूरे साल में, या और जो पैसा कंट्रीब्यूट करना चाहते हो जो एग्रीगेट है वो आपका 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द 3 फाइनेंशियल ईयर्स को एक्सीड करने वाला है। यानी पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स लो, उनका एवरेज करो, उसका 5% निकालो। अगर इतना पैसा आपने डोनेट करना है किसी भी चैरिटेबल फंड में तो BOD आप कर सकते हो। इसके ऊपर आप डोनेट करना चाहते हो तो कंपनी की पहले परमिशन लेके आओ। नाउ सेक्शन नंबर 182 कहता है प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। 182 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि कोई भी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी एंड अदर देन अ कंपनी विच हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 ईयर्स, यानी कि अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो कंपनी पहले तो 3 साल के लिए तो कम से कम बने हो ना। ऐसा तो नहीं कि कंपनी आपने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई थी ताकि आपको पैसा देना है। किसको पैसा देना है? आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा देना चाहते हो, ब्लैक का वाइट करना, इसलिए कंपनी बनाई नहीं। कंपनी बनाई है कम से कम 3 साल से एग्जिस्टेंस में कंपनी, और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। ठीक है। तो कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को कंट्रीब्यूशन कर सकती है, ऐसा है सेक्शन में लिखा हुआ है। 182 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो कहते हैं कि अगर प्रोवाइजो दैट नो सच कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड टू कंपनी अनलेस अ रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द बोर्ड एंड सच रेजोल्यूशन सब्जेक्ट टू द कंडीशंस बी डीम्ड टू बी जस्टिफिकेशन इन लॉ। ठीक है। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन इसके लिए आप पास नहीं कर सकते, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन ही इसके लिए पास करना पड़ेगा। 182 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि हम मान लेंगे कि आपने कंट्रीब्यूशन जो किया था वो पॉलिटिकल पार्टी को ही किया था। अगर जिस बंदे को आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप उनको कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, या केजरीवाल जी को प्रमोशन कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो उनको अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो तो मान लेंगे कि उनको जो कंट्रीब्यूशन किया है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को ही कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि वो बंदा जो है वो पब्लिक सपोर्ट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी को इफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम मान लेंगे कि पब्लिक मतलब आपने कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को किया है। इसका
बी पॉइंट कहता है कि अगर आपने कोई भी खर्चा इनकर किया है, किस चीज़ के लिए खर्चा इनकर किया था, एडवर्टीजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि बीजेपी का या केजरीवाल जी का यानी आम आदमी पार्टी का या फिर आपको लगता है कांग्रेस का कोई बंदा आने वाला है, उसके लिए आपने क्या है समारोह का पूरा खर्चा खुद ही उठा लिया। आपने कंट्रीब्यूशन किसी को नहीं किया, आपने खुद ही एक्सपेंडिचर कर दिया, पैम्पलेट वगैरह आपने खुद ही बनवा दिया, बैनर वगैरह खुद ही लगवा दिए, ठीक है। वो भी मान लीजिएगा कि आपने कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को किया है, उसके लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। इसको भी मान लीजिएगा कि पब्लिकेशन या जो भी खर्चा आपने किया वो पॉलिटिकल पार्टी के लिए किया है, ठीक है। 182 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो भी आपने खर्चा किया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलग से डिस्क्लोज कर दीजिएगा, जो टोटल अमाउंट आपने कंट्रीब्यूट किया उसको अलग से दिखा देना, ठीक है। 182 सबसेक्शन नंबर 3A कहता है कि जो भी आप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो वो या फिर आप अकाउंट पे ही चेक से करना, या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट से करना, या फिर क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करना। 182 सबसेक्शन 3A का प्रोवाइजो निकल के आया कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अभी इलेक्टोरल ट्रस्ट का एक इंस्ट्रूमेंट था जो कि चल रहा था बीच में, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो एक तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो था वो चल रहा था बीच में, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड वगैरह का जो चल रहा है अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो, 3 से वो चीज़ डाल दी गई है। 182 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया है, कॉन्ट्रावीन क्या करा है, मान लो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड वगैरह के बदले कैश से धंधेबाजी में पाए गए, या फिर आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं दिखाया, या फिर आप पूरा का पूरा पैसा दिखाना भूल के कुछ भी ऐसे करके आपने किया है, तो आपको कॉन्ट्रावेंशन में बोला गया कंपनी के ऊपर 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, ऑफिसर के ऊपर भी 6 महीने की सजा हो जाएगी, और 5 टाइम्स अमाउंट कंट्रीब्यूटेड की फाइन लगाया जा सकता है, ठीक है। नाउ कम सेक्शन में 183 जो कि बात करता है कि बीओडी अगर चाहे या बीओडी से जो ऑथराइज़ किया बीओडी ने किसी भी बंदे को अगर वो चाहे तो 180, 181, 182 में जो भी लिखा है, मेमोरेंडम में कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल्स में कुछ भी लिखा हो, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कुछ भी लिखा हो, उस सभी को ओवरराइड करते हुए अगर वो बंदा चाहे तो नेशनल डिफेंस फंड में कोई भी पैसा जो कंपनी सीजी ने अप्रूव कर रखा है अगर कोई फंड, वो या फिर नेशनल डिफेंस फंड जो कंपनी के नेशनल डिफेंस के लिए यूज़ किया जाएगा उसमें वो कंट्रीब्यूशन कर सकता है। 183 सबसेक्शन नंबर 2 सिंपल सी बात कहता है कि कंपनी जो है वो उस पैसे को भी डिस्क्लोज कर देगी पीएनएल के अंदर कि हमने कितना पैसा 183 सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर डिफेंस फंड के लिए कंट्रीब्यूट किया था, बीओडी को इसकी पावर दे रखी है। 184 क्या बात करता है, डिस्क्लोजर्स ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। 184 सबसेक्शन नंबर 1 कहता है कि कंपनी का हर डायरेक्टर अच्छा कंपनी का हर डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी का हर डायरेक्टर पहली बोर्ड मीटिंग जो अटेंड कर रहा है वो, साल की पहली बोर्ड मीटिंग जो अटेंड करता है वो, और जब भी कोई चेंज आता है उस बोर्ड मीटिंग जो वो अटेंड करता है वो उसमें डिस्क्लोज करेगा कि वो किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड है, किस किस कंपनी में इंटरेस्टेड है, यानी कि डिस्क्लोज करेगा अपने इंटरेस्ट या कंसर्न कंपनी में या कंपनीज़ में या बॉडी कॉर्पोरेट्स में या फर्म्स में, एसोसिएशंस में, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स में, और शेयर होल्डिंग बता देगा कितनी शेयर होल्डिंग उसने कर रखी थी। प्रेस्क्राइब फॉर्म यही एमबीपी फंड फॉर्म होता है जिसमें वो बताएगा एमबीपी फंड। फिर निकल के आता है सेक्शन में 184 सबसेक्शन नंबर 2 माना जाता है कि डायरेक्टर को इंटरेस्टेड हम कब मानेंगे, तो इसमें लिखा है कि डायरेक्टर जो कंपनी का है वो इंटरेस्टेड, डायरेक्टली इंटरेस्टेड, इनडायरेक्टली कंसर्न, इंटरेस्टेड माना जाता है कि भी कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी अरेंजमेंट में या जो प्रपोज कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है उसमें इंटरेस्टेड कब माना जाता है। मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, तो हम कहते हैं कि ये डायरेक्टर उस बॉडी कॉर्पोरेट में इंटरेस्टेड है। कैसे इंटरेस्टेड है, अगर उसने 2% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट होल्ड कर रखी, कैसे होल्ड कर रखी, अकेले होल्ड कर रखी हो, किसी भी डायरेक्टर के साथ मिलकर होल्ड कर रखी हो, या फिर उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट में वो प्रोमोटर है, मैनेजर है, सीईओ है, तो माना जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है। अब फर्म के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी और एंटिटी के साथ, किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ या ट्रस्ट के साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फिर माना जाता है कि अगर उसमें वो पार्टनर है, ओनर है या मेंबर है तो फिर वो इंटरेस्टेड है, और वो डिस्क्लोज करेगा इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को कंपनी के पास डिस्क्लोज करेगा, जैसे कि 184 सबसेक्शन 1 में लिखा था, और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा इस मीटिंग के अंदर। वेकेशन के ग्राउंड्स पे मिल जाता है कि 184 वाले जो सेक्शन है पूरा का पूरा सेक्शन, यानी कि अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया था उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन जब हो रहा था तब आपने डिस्क्लोज नहीं किया, इसमें इंटरेस्टेड है, या फिर आपकी जो बोर्ड मीटिंग में आपको डिस्क्लोज करना था वहाँ डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर आप पार्टिसिपेट कर जाते हो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के अंदर, तो आपको विकेट करना पड़ेगा। ये आपने 167 के अंदर पढ़ लिया था। नाउ कम्स प्रोवाइजर टू सेक्शन 184 सबसेक्शन नंबर 2, वो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई भी डायरेक्टर जो कि कंसर्न जो पहले कंसर्न नहीं था, यानी कि आपका जब ट्रांजेक्शन हुआ था तब कंसर्न या इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन बाद में आपने कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन किया तब आपके पास 2% शेयर होल्डिंग नहीं थी उसकी, लेकिन बाद में आप 2% शेयर होल्डिंग उस कंपनी की ले लेते हो, तो जब भी आप शेयर होल्डिंग 2% की लेते हो तब बोर्ड मीटिंग जो भी उसके बाद होने वाली है उसमें आप बता दोगे कि यू हैव बिकम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी जिसके साथ कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किया था। 184 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट कंपनी ने किया था, अगर किसी बंदे ने सबसेक्शन नंबर 2 का डिस्क्लोजर नहीं किया है, उस बंदे को पार्टिसिपेट नहीं करना था, वो बंदा पार्टिसिपेट कर जाता है, इट शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। 184 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि कोई भी डायरेक्टर अगर कॉन्ट्रावीन करता है सबसेक्शन नंबर 1 को या सबसेक्शन नंबर 2 को, यानी कि वो डिस्क्लोज नहीं करता अपना इंटरेस्ट या फिर डिस्क्लोज कर देता है लेकिन पार्टिसिपेट भी कर जाता है साथ में, तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। कितने रुपए की, नहीं 1 लाख रुपए की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जाएगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी रूल ऑफ लॉ वगैरह के हिसाब से अगर कोई भी डायरेक्टर को एग्जाम किया गया है, नॉन एप्लीकेबिलिटी दिस सेक्शन नॉट बी शैल बी टेकन टू प्रेजुडिस द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ में रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्टर
अच्छा, अगर किसी भी और एक्ट में या किसी भी लॉ में लिखा है कि ये डायरेक्टर इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में एंटर नहीं करेगा, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में डायरेक्टर एंटर नहीं करेगा, यानी कि इंटरेस्टेड हम सिर्फ ये वाली कंडीशन इंटरेस्टेड की नहीं है, कहीं और कुछ लिखा है इंटरेस्टेड के लिए तो उसको भी मान लेना। और सेकंड जो इसका लिखा हुआ है वो ये माना गया 2% वाली बात लिखी, 2% तो आप होल्ड कर ही सकते हो ना अकेले बाकी डायरेक्टर के साथ मिलकर, तो 2% तक तो होल्ड कर रखा है तो इंटरेस्टेड नहीं माना जाएगा। सेक्शन नंबर 185 बात करता है लोन्स टू डायरेक्टर्स की। लोन्स टू डायरेक्टर्स के बारे में क्या होता है? लोन्स टू डायरेक्टर्स, अच्छा 185 सेक्शन 1 के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी लोन, भले वो बुक डेट के तौर पे आपने लोन दिखा रखा हो, कोई भी लोन, कोई भी गारंटी, कोई भी सिक्योरिटी किसी भी लोन के रिस्पेक्ट में, यानी कि आपको लोन नहीं देना, गारंटी या सिक्योरिटी नहीं देनी किसी भी लोन के रिस्पेक्ट में, किसको नहीं देनी? कंपनी के डायरेक्टर को नहीं देनी, कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसके डायरेक्टर को नहीं देनी। अच्छा, और टू एनी पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सच डायरेक्टर। रिलेटिव 277 के अंदर डिफाइंड है, पार्टनर स्पाउस वगैरह की बात ही हो रही है शायद, ठीक है, तो उसके पार्टनर को या रिलेटिव को नहीं देना है। अच्छा, रिलेटिव के अंदर जब बात हो गई स्पाउस की तो पार्टनर के अंदर मतलब फर्म की बात हो जाएगी, फिर किसी भी फर्म में अगर उसका कोई पार्टनर है तो ठीक है। अच्छा, बी के अंदर निकल के आता है कि कोई भी फर्म जहाँ पर वो डायरेक्टर या उसका रिलेटिव इज़ अ पार्टनर, किसी भी फर्म जहाँ पे वो या उसका रिलेटिव पार्टनर है, 277 वाला रिलेटिव या फिर वो बंदा खुद अगर किसी भी फर्म में पार्टनर है तो उस फर्म को भी आप पैसा नहीं दोगे। यानी कि 185 सेक्शन 1 के लिखा है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी डायरेक्टर को या फिर उसके रिलेटिव को या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को या उसके रिलेटिव को या उसके पार्टनर को या फिर किसी भी फर्म में जिसमें वो डायरेक्टर या रिलेटिव पार्टनर है उसको कोई भी पैसा नहीं देंगे। इसके बाद 185 सबसेक्शन नंबर 2 में कुछ एक तरीके से ये मान लो कि सबसेक्शन नंबर 1 के कुछ एक तरीके से प्रोवाइजोस हो गया। क्या लिखा है इसमें? कंपनी अगर चाहे तो एडवांस कर सकती है लोन, ठीक है, कंपनी अगर चाहे तो गारंटी या सिक्योरिटी भी दे सकती है इन कंडीशन विद एनी लोन। किसको दे सकती है? किसी भी पर्सन को इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर और ऑफ कंपनी इज इंटरेस्टेड। पहले समझ लेते कि किसको दे सकती है। इन्होंने बोला कि 3 बंदों को आप पैसा दे सकते हो। किसको? किसी भी प्राइवेट कंपनी को आप पैसा दे सकते हो जिसमें ये डायरेक्टर या मेंबर है। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को आप पैसा दे सकते हो जिसमें ये डायरेक्टर 25% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करता है या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करता है, अकेले या बाकी डायरेक्टर के साथ मिलकर होल्ड करता है। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को आप पैसा दे सकते हो जिसका BOD मतलब जिसका एक तरीके से जिसका BOD या जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर जो है वो अकस्टम टू एक्ट है इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शंस ऑफ दिस डायरेक्टर। यानी कि आप किस को पैसा दे सकते हो कंपनी? आप पहले हमने मना किया कि आप डायरेक्टर को पैसा मत देना, रिलेटिव को पैसा मत देना, किसी भी फॉर्म में जिसमें वो पार्टनर है उसका रिलेटिव पार्टनर उसका पैसा मत देना, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव को पैसा मत देना। 185(2) के अंदर हमने बोल दिया किसी भी कंपनी में अगर ये बंदा डायरेक्टर या मेंबर है उस कंपनी को पैसा दे सकते हो। किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में जिसमें ये डायरेक्टर 25% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर अकेले या बाकी डायरेक्टर साथ मिलकर होल्ड करते तो उसको आप पैसा दे सकते हो। और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट में जिसके BOD MD या मैनेजर या डायरेक्टर जो है वो अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द डायरेक्शंस ऑफ दिस डायरेक्टर उसको आप पैसा दे सकते हो। अच्छा, पैसा दे सकते हैं लेकिन कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशन है। पैसा देने के लिए आपको SR पास करवाना पड़ेगा कंपनी की बोर्ड मीटिंग के अंदर, कंपनी की जनरल मीटिंग के अंदर। SR हमेशा जनरल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग में आपको SR पास करवाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोवाइजो क्या है इसका प्रोवाइजो ये है कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है ना SR का, जो नोटिस आप एक तरीके से जनरल मीटिंग को बुलाओगे उसके लिए जो नोटिस होगे उसमें आप पूरा स्पेसिफाई कर देना कि पैसा हम किस चीज़ के लिए लोन दे रहे हैं या फिर गारंटी दे रहे हैं, तो हम कितने का लोन वगैरह दे रहे हैं, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, जो कंपनी है वो कैसे इस्तेमाल करेगी इसका, ठीक है। सेकेंड प्रोवाइजो ये है कि जो लोन है वो बोरिंग कंपनी उस लोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही कर सकती है, नहीं तो पैसा नहीं दिया जाएगा। 185 सबसेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है? ये कहता है कि आप अगर डायरेक्टर वगैरह को पैसा दे सकते हो। 185 सबसेक्शन नंबर 1 का एक तरीके से दूसरा प्रोविजन निकल के आ गया। क्या लिखा है इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ भी 185 सबसेक्शन नंबर 1 में या 2 में लिखा तो उसको भूल जाओ। कंपनी चाहे तो लोन दे सकती है, किसको दे सकती है? मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर को। अच्छा, MD और WD को पैसा दे सकते हो, क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो एम्प्लॉइज है कंपनी के। लेकिन कंडीशंस क्या है इसमें? 2 कंडीशंस है। अगर कंडीशन ऑफ सर्विस के तौर पे आप उसको पैसा देते हो और वो कंडीशन ऑफ सर्विस आपने सारे के सारे एम्प्लॉइज को दे रखी है, क्योंकि वो MD WD आधा एम्प्लॉइज होते कंपनी, एक तरह से एम्प्लॉइज माना जाता है, तो बाकी एम्प्लॉइज को भी आप पैसा देते हो लोन वगैरह के तौर पर, इनको भी देना चाहते हो, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? इन परस्यूट ऑफ एनी स्कीम अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई स्पेशल रेजोल्यूशन से मेंबर्स ने अप्रूव कर दी कि ठीक है इन MD को या WD को पैसा इस स्कीम को कोई मेंबर अगर एम्प्लॉय लेना चाहेगा तो उसको पैसा हम दे देंगे, उसके तहत देना चाहते हो दे दो। SR तो यहाँ पर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। B, कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में गारंटी देने का या लोन देने का या सिक्योरिटी देने का काम करती है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स में काम करती है। हमने डायरेक्टर को भी दे दिया था लोन, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोवाइजो में गवर्नमेंट ने क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ने प्रोवाइजो में बोला कि जो आप इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हो ना उस पर्टिकुलर लोन के लिए या गारंटी या सिक्योरिटी के लिए, वो इंटरेस्ट आपका जो प्रिवेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसका 1 साल वाली सिक्योरिटी, 3 साल वाली सिक्योरिटी, 5 साल वाली सिक्योरिटी या 10 साल वाली सिक्योरिटी। मान लो आपने 3 साल का लोन दिया तो 3 साल वाला NSC उठा लेना। मान लो आपने 4 साल का लोन दिया है तो 3 साल वाली 5 साल वाली जो भी नियरेस्ट
लग रही है, 3 उठा लो, चलो 3 वाली सिक्योरिटी उठा लो। आपने 7 साल का लोन दिया है तो 5 साल भी उठा लो, यानी कि 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 10, ये 4 आपके पीरियड्स के NSC या FD जो भी दिख रहे हो, गवर्नमेंट वाले जो रेट्स हो, वो रेट्स उठाना, उन रेट से नीचे का इंटरेस्ट मत चार्ज करना, इन रेट से ऊपर का इंटरेस्ट चार्ज कर देना। बाकी आपके प्रिंसिपल बिजनेस में तो आप देते रहो लोन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सी निकल के आता है कि अगर कोई भी लोन कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडी को देना चाहती है, या कोई भी गारंटी या सिक्योरिटी होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन सब्सिडी को देना चाहती है तो दे सकती है। ठीक है, होली ओन सब्सिडी योर कंपनी होली ना, उसको देना चाहते हो बिल्कुल दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई गारंटी या सिक्योरिटी कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडी को देना चाहती है तो वो दे सकती है। वो भी सब्सिडी को जो गारंटी और सिक्योरिटी वो दे रही है वो लोन के रिस्पेक्ट में दे रही है, जो कि उस सब्सिडी ने बैंक से या PFI से ऑब्टेन करके रखा है तब। इन दोनों के साथ एक और प्रोवाइजो आता है कि जो आपने होली ओन सब्सिडी को पैसा दिया था या सब्सिडी कंपनी को पैसा दिया था, वो सिर्फ और सिर्फ उस पैसे का इस्तेमाल अपने प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए ही कर रहे हो। तो अगर हम 185 को सम करेंगे तो निकल के आएगा कि कोई भी कंपनी 185(1) के हिसाब से कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव को, या किसी भी फर्म हो जिसमें वो डायरेक्टर है उसका रिलेटिव पार्टनर है, या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को या उसके रिलेटिव को पैसा नहीं देगी। 185(2) में निकल के आए कि पैसा दे देना, किसको पैसा दे देना, किसी कंपनी को पैसा दे देना जो कंपनी आपके डायरेक्टर, जो डायरेक्टर यहाँ पर है वो वहाँ पर भी डायरेक्टर है, उसको पैसा दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी बॉडी कॉर्पोरेट को आप पैसा दे सकते हो। बॉडी कॉर्पोरेट को पैसा कब दे सकते हो? अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट आपका 25% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करके रखते हैं अकेले, या बाकियों के साथ मिलकर 25% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करके रखता है, तो आप पैसा दे सकते हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या निकल के आता है कि अगर बॉडी कॉर्पोरेट आपका जो है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट जो आपका है, इट इज़ अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो आप उसको पैसा दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स आपको SR इसके लिए पास करवाना ही पड़ेगा। SR आपने पास करवा दिया और साथ में आपकी जो बोरिंग कंपनी है वो उसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। 185 सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहता है? ये कहता है कि 4 चीज़ें हैं। अगर आप जो पैसा दे रहे हो लोन के तौर पे मैनेजिंग डायरेक्टर या होल्ड टाइम डायरेक्टर को पैसा दे रहे हो क्योंकि कंडीशन ऑफ सर्विस निकल के आती है, तो आप दे सकते हो। परसेंट ऑफ एनी स्कीम आप पैसा दे रहे हो जो कि SR के थ्रू पास करवा दी थी मेंबर्स ने, तो पैसा दे सकते हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए ही, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप गारंटी, लोन या सिक्योरिटी देने का काम करते थे, दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे वो इंटरेस्ट आपने जो चार्ज किया है वो 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की सिक्योरिटी के बराबर होना चाहिए। इसके बाद आपका 3 और चौथा होली ओन सब्सिडी होल्डिंग कंपनी की, मतलब सब्सिडी कंपनी की बात करते हैं। नाउ कम्स 185 सबसेक्शन नंबर 4। ये क्या बात करता है कि कंपनी के ऊपर हम 5 लाख से 25 लाख तक का फ़ाइन लगा सकते हैं। 5 लाख का मिनिमम फ़ाइन है। ऑफिसर के ऊपर 6 महीने की सज़ा प्लस 5 लाख से 25 लाख तक का फ़ाइन। डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन जो कंसर्न है उसके ऊपर 6 महीने की सज़ा प्लस 5 लाख से 25 लाख तक का फ़ाइन, और बोथ हम लगा सकते हैं। नाउ कम सेक्शन नंबर 186। सेक्शन नंबर 186 किस चीज़ के बारे में बात करता है? सेक्शन नंबर 186 आपका लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात करेगा। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बात करनी है इसको? 186 सेक्शन नंबर 1 जो आपकी बात करता है वो बात करता है कि अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो 2 से ज़्यादा लेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। 2 तक कर सकती है। जैसे कि अगर मान लो ये कंपनी है, ए लिमिटेड कंपनी है, वो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 बना सकती है, इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 बना सकती है, उसके बाद बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इससे ज़्यादा लेयर से वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। दैट इज रिलेटेड इन 186 सेक्शन नंबर 1। 186 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो क्या कहता है? इसका प्रोवाइजो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी चाहे, अगर किसी कंपनी को अक्वायर कर रही है आउटसाइड इंडिया, वहाँ पर आपका आउटसाइड इंडिया, क्योंकि लॉ में ही था कि मान लो आउटसाइड इंडिया का जो लॉ है वो कहता है कि 3 से ज़्यादा कंपनी से थ्रू इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, तो वहाँ पे कर रखा था, हमने पूरी की पूरी वेंचर को उठा लिया, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हो, तो वहाँ पर अलाउड है। प्रोवाइजो के अंदर ये है। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई भी सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू करना चाहती है, आ सब्सिडी कंपनी फ्रॉम इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी लॉ। ठीक है, अगर इंडिया के कोई लॉ के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से कोई सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बनाना चाहती है तो बना सकती है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। देन कम्स 186 सबसेक्शन नंबर 2 का क्या निकल के आता है कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या नहीं करेगी? लोन नहीं देगी किसी भी पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट को, गारंटी नहीं देगी किसके रिस्पेक्ट में, या सिक्योरिटी नहीं देगी किसके रिस्पेक्ट में? लोन के रिस्पेक्ट में, और किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी भी पर्सन को, और अक्वायर नहीं करेगी, सब्सक्रिप्शन या परचेज नहीं करेगी किसी भी सिक्योरिटीज़ का किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट। यानी कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लोन की बात कर रहा है, गारंटी की बात कर रहा है, सिक्योरिटी की बात कर रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, LGSI की बात कर रहा है। लोन किसकी बात कर रहा है कि लोन किसी भी बंदे को आप नहीं दोगे, किसी भी पर्सन को, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट का लोन नहीं देने वाले। गारंटी या सिक्योरिटी किसी भी लोन के कनेक्शन में आप किसी बॉडी कॉर्पोरेट या पर्सन को नहीं दोगे। आप सब्सक्रिप्शन या परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ वगैरह नहीं करने वाले किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट का।
अच्छा, यहाँ पर जो पर्सन है वो एक्सप्लेनेशन में वैसे ही प्रोवाइडेड है कि पर्सन के अंदर एम्प्लॉइज़ को इंक्लूड मत करना, ठीक है। एम्प्लॉइज़ को आप लोन देना चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, बाकी हमने बोला हुआ है कि लोन या फिर जो भी हम बात कर रहे हैं लोन गारंटी सिक्योरिटी की, वो हम नहीं करने वाले। क्या नहीं करने वाले? लोन गारंटी सिक्योरिटी दे ही ना। अभी तो आपने बोला था कि दे सकते थे इतने रुपये का, आप तो आप कह रहे हो बिल्कुल दो ही मत। फिर आपने सेक्शन नंबर 185 जो बनाया था वो क्यों बनाया? तो इन्होंने बोला है कि 186 के अंदर आप दे सकते हो, बट आप मत देना। कितना मत देना? एक्सीडिंग 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड एसपीआर ऑफ द कंपनी, और 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स और एसपीआर ऑफ द कंपनी विच एवर इज हायर। मान लो पेड अप कैपिटल आपकी 10 करोड़ की थी, एसपीआर आपका 10 करोड़ का था, और फ्री रिजर्व्स आपके 10 करोड़ के थे। 30 करोड़ का 60% जो निकल के आता है वो, या फिर 10 + 10 यानी कि 20 करोड़ रुपए जो भी हायर निकल के आता है उतना पैसा आप दे सकते हो, सारे के सारे लिमिट्स मिला के। यानी कि सारे के सारे बंदों को जितना आप, जिसको भी आपने लोन दिया है, गारंटी दिया है, सिक्योरिटी दी है, इन्वेस्टमेंट करी किसी कंपनी के अंदर, सारे का सारा मिला के आपका 60% से ज़्यादा एक्सीड ना करे। देन कम्स 186 सबसेक्शन नंबर 3। वो क्या कहता है कि जो एग्रीगेट की हम बात कर रहे थे, जितना भी हम सोफार की बात कर रहे थे, अगर मान लीजिए जो एग्रीगेट ऑफ द लोन्स या इन्वेस्टमेंट जो सोफार मेड, द अमाउंट ऑफ गारंटी और सिक्योरिटी विच इज गिवन, ठीक है, एंड द प्रपोज वन, जो प्रपोज आप करने वाले, जो प्रपोज आप करोगे, यानी कि हम इसमें लोन और देने वाले, अभी तक हमने 60 करोड़ का दिया था, हम 10 करोड़ का लोन लेने वाले, यानी कि 70 करोड़ का आप लोन देने वाले हो। अगर वो एक्सीड करेगा लिमिट जो सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर लिखी थी, 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर की जो बात थी, या फिर 100% ऑफ द फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर वाली जो बात है, अगर आप उसको एक्सीड कर जाओगे तो इन्वेस्टमेंट या लोन या गारंटी या सिक्योरिटी कोई भी आप नहीं दे सकते हो जब तक आपने एसआर पास ना करवा दिया हो। यानी कि ये भी पॉसिबल था कि 60% के ऊपर कर सकते हैं, एसआर पास करवा देना तो कर सकते हैं। देन कम्स फर्स्ट प्रोवाइडेड टू सेक्शन 186 सबसेक्शन नंबर 3। वो क्या कहता है कि लोन या गारंटी या सिक्योरिटी अगर कोई कंपनी चाहे तो अपनी होली ओन सब्सिडरी को या जॉइंट वेंचर को दे सकती है। यानी कि प्रोवाइड द लोन गारंटी सिक्योरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लोन कैन बी गिवन टू इट्स होली ओन सब्सिडरी कंपनी और अ जॉइंट वेंचर कंपनी, और एक्विजिशन इज मेड बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ दी सिक्योरिटीज ऑफ इट्स होली ओन सब्सिडी। यानी कि LGSI यानी कि लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आप पूरा का पूरा होली ओन सब्सिडी का कर सकते हो, और लोन गारंटी सिक्योरिटी आप जॉइंट वेंचर को दे सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसआर पास करवाना है, 60% की लिमिट देखनी नहीं, कुछ नहीं देखना, कुछ भी मत करना, ठीक है। प्रोवाइडेड टू सेक्शन 186 सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहते हैं कि कंपनी डिस्क्लोज करेगी डिटेल्स ऑफ सच लोन गारंटी और सिक्योरिटी, यानी कि जो भी पैसा आपने होली ओन सब्सिडी को एजेंट वेंचर को दिया था वो सारा का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा देना, ठीक है। 186 सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? वो 4 ये कहता है कि जो कंपनी है वो डिस्क्लोज करेगी अपने सारे मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू सारा का सारा पर्टिकुलर्स लोन का, इन्वेस्टमेंट का, गारंटी का, सिक्योरिटी का, और पर्पज जिसके लिए जिस बंदे को लोन दिया गया था वो पर्पज जिसके लिए वो पैसा उसके लिए इस्तेमाल कर रहा है। 186 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आप देना चाहते थे तो वो आप तब तक मत देना, रेजोल्यूशन मत पास करवाना बोर्ड जब तक सारे के सारे डायरेक्टर्स की कंसर्न ना मिल गई हो। यानी कि आपको सारे डायरेक्टर्स की कंसर्न चाहिए होती, हाँ, लोन के लिए, गारंटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, जो कंपनी ने दिया है, और इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी कंपनी नहीं दे सकती है जब तक सारे के सारे डायरेक्टर्स ने कंसेंट ना दे दी हो। यानी कि यहाँ पर क्या मिला है? यूनानिमस रेजोल्यूशन की बात होगी सारे के सारे डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स नहीं, ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ PFI कंसर्न्ड वेयर एनी टर्म लोन इज सब्सिस्टिंग इन ऑब्टेन। यानी कि मतलब यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रायर अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? 186 सबसेक्शन नंबर 5 का एक प्रोविजन निकल के आता है, वो बता देगा कि आपको PFI का प्रायर अप्रूवल नहीं लेना। कब नहीं लेना? जब एग्रीगेट ऑफ लोन, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो आपने बनाया है, आपने वो एक्सीड नहीं करी थी लिमिट, और आपने कोई भी डिफॉल्ट वगैरह नहीं कर रखा है। अच्छा, मतलब मान लो हमने 10 करोड़ का लोन लिया था किसी भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, हमने 10 करोड़ का लोन दे रखा था, हम उसका टाइमली रीपेमेंट कर रहे थे, हम उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो हमें PFI से क्या अप्रूवल की ज़रूरत है? नहीं, हमें PFI से अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। हम किसी को 10 करोड़ का या 5 करोड़ का लोन देना चाहते हो तुम दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा निकल के आता है कि आप मान लो उसका सब कुछ रीपेमेंट टाइमली कर रहे थे, लेकिन आप जो अब लोन देने वाले हो वो आपके 60% ऑफ द पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स वगैरह की लिमिट को एक्सीड करेगा। आपने SR पास करवा दिया तो क्या हुआ? तो भी आप PFI से अप्रूवल लेके आओगे ही आओगे, ठीक है। नाउ कम्स 186 सबसेक्शन नंबर 7 जो बात कर रहेगा कि कोई भी लोन जो आप देने वाले थे, ठीक है, कोई भी लोन जो आप देने वाले थे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपका 1, 3, 5, 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के क्लोरेस्ट जो भी सिक्योरिटी उसकी होगी उससे कम का नहीं होना चाहिए। 186 सबसेक्शन नंबर 8 क्या कहता है कि कंपनी अगर डिफ़ॉल्ट में, किसके डिफ़ॉल्ट में है? रीपेमेंट ऑफ द डिपॉजिट्स की डिफ़ॉल्ट में है या उसके इंटरेस्ट की डिफ़ॉल्ट में है, तो कंपनी पहले उस डिफ़ॉल्ट को पे करेगी, उसके बाद ही लोन गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। 186 सबसेक्शन नंबर 9 क्या कहता है? वो बात करता है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो रजिस्टर रूल नंबर 12 में भी उसके पूरे के पूरे क्रेडेंशियल डिटेल्स लिखे हुए हैं। रजिस्टर के अंदर आप क्या क्या लिखोगे वो सारा का सारा रजिस्टर आप मेंटेन कर देना। 186 सबसेक्शन नंबर 10 कहता है कि रजिस्टर जो है आपका है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख देना, वो ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा,
कोई भी मेंबर चाहे तो उसका एक्सट्रैक्ट भी ऑब्टेन कर सकता है। इससे पहले हमने रजिस्टर पढ़ा था, हाँ, सेक्शन नंबर 170 के अंदर हमने रजिस्टर की बात करी थी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि रजिस्टर जो है KMP की या फिर मैंने जो बंदे होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग की बात कर रहा था, वो इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन था, ठीक है। 186 सेक्शन नंबर 11 क्या बात करते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी का सेक्शन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्या बात करता है कि जो भी एक्सेप्ट नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन एक्सेप्ट सबसेक्शन नंबर 1 शैल अप्लाई, यानी कि जो सबसेक्शन नंबर 1 में लिखा था, यानी कि 186(1) में जो बात लिखी हुई थी, यानी इन्वेस्टमेंट आप 2 लेयर से ज़्यादा में नहीं करोगे, वो अप्लाई करेगा। बाकी जो आपने बात लिखी थी, कौन कौन सी बात लिखी थी बाकी हमने सेक्शन के अंदर, दूसरे में हमने बात कर दी थी लोन की, गारंटी की, सिक्योरिटी की, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को लोन वगैरह की जो बात करी थी, या फिर आपने जो लिमिट्स की बात करी थी 60% वाले, या फिर आपने PFI की बात करी थी, या फिर SR की बात करी थी। कुछ भी नहीं लगने वाला है, कुछ भी कहीं पर भी किसी का अप्रूवल नहीं लेना है। अगर लोन जो दे रहा है या गारंटी जो दे रहा है, वो सिक्योरिटी जो दे रहा है, वो या इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, वो एक बैंकिंग कंपनी, क्योंकि बैंकिंग कंपनी का काम ही होता है। अगर वो बैंकिंग कंपनी है या इंश्योरेंस कंपनी है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है या फिर जो अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये काम कर रहा है, तो उसको कुछ भी अप्रूवल नहीं लेनी, सेक्शन को फॉलो नहीं करना। या फिर कोई कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट ही क्या था, जिसका ऑब्जेक्ट था बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ में भी आप क्या करते हो, आप लोन वगैरह दे देते हो कि टर्म कहते हैं ना 20 लाख रुपये लेके आओगे, उसके बाद हम आपको एक घर दे देंगे और आप 20 लाख रुपये करके पे करते रहना, ऐसे करके वाला। इसके बाद B, टू एनी इन्वेस्टमेंट। पहले वाले जो A बात करता है वो किसकी बात करता है, वो LGSI चारों की बात करता है। दूसरा बात करता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है कि इन्वेस्टमेंट की जो भी कहीं पर भी लिखा है वो एप्लीकेबल नहीं है, सारी की सारी कंडीशन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो इन्वेस्टमेंट या लैंडिंग के लिए बनाई गई थी, NBFC बनाई गई है, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज था। या अगर कोई भी मेड इन शेयर्स बाय टू एन इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स अलॉटेड इन परसेंस ऑफ 62, यानी कि राइट शेयर्स वाली बात हो रही है, इन शेयर्स अलॉटेड इन परसेंस ऑफ राइट इशू मेड बाय बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि अगर आपने राइट इशू में इन्वेस्टमेंट करी थी तो भी आपको इस सेक्शन को फॉलो नहीं करना है, ठीक है। नाउ कम्स CG टू प्रिस्क्राइब रूल्स। 186 सेक्शन नंबर 12 कहता है कि CG अगर चाहे तो रूल्स बना के दे देगा। 186 सेक्शन नंबर 13 बात करता है, वो बात करता है कि अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है तो 25,000 रुपये का मिनिमम फाइन, 5 लाख तक का फाइन कंपनी के ऊपर लग सकता है। ऑफिसर के ऊपर 2 साल तक की सजा, 25,000 से लेकर 1 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कंपनी हम किसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस होता है इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं आर 50% और मोर ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड फाइनेंशियल इनकम इज 50% और मोर ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। सेक्शन नंबर 187 सिंपल सेक्शन है, वो बात करता है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी टू बी हेल्ड इन इट्स ओन नेम। जो भी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने नाम पर ही करेगी, किसी और के नाम पर नहीं करेगी। 187 सेक्शन नंबर 1 कहता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, किसी भी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, वो सारा का सारा कंपनी अपने नाम पर ही करना। 187 सबसेक्शन नंबर 1 का एक प्रोविजन निकल के आता है कि मान लो कंपनी अगर होली ऑन सब्सिडी में पैसा लगाती है, तो होली ऑन सब्सिडी के लिए आपके क्या होता है, पब्लिक कंपनी केस में आपको 2 मेंबर चाहिए होते हैं, पब्लिक नहीं प्राइवेट कंपनी केस में 2 मेंबर चाहिए होते हैं, पब्लिक केस में 7 चाहिए होते हैं। तो आप कह रहे हो कि सारा का सारा अपने नाम पे होल्ड रखो, तो हम तो 7 मेंबर चाहिए होते हैं, तो 6 तो किसी और को बनाना पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा नॉमिनीज को आप बना सकते हो, वो प्रोविजन में लिख भी दिया है। 187 सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी चीज़ जो लिखी है वो माना नथिंग इन सेक्शन बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ कंपनी फ्रॉम दैट, यानी कि आपको अपने नाम पे होल्ड करना है वो कर लेना, लेकिन हम कह रहे हैं कि ABCD में जो लिखा है वो भी चल जाएगा। कैसे, अगर कंपनी अपने बैंकर्स को कंपनी के असेट या सिक्योरिटी देती है, किस चीज़ के लिए सिक्योरिटी देती है, शेयर्स या सिक्योरिटी देती है, किस चीज़ के लिए, डिविडेंड को कलेक्ट करने के लिए या इंटरेस्ट को कलेक्ट करने के लिए, तो माना जाएगा कंपनी के नाम पर ही, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जो भी उसके पास शेयर्स थे वो SBI के पास या फिर किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के पास, किस पर्पज़ के लिए, ट्रांसफर के पर्पज़ के लिए। लेकिन अगर मान लो ट्रांसफर के पर्पज़ के लिए आपने उसको दिए थे, 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं हुआ, 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं किया उसका, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उसको वापस कर देगा कंपनी के पास, क्योंकि ट्रांसफर के पर्पज़ के लिए किया तो 6 महीने के अंदर ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ। देन कम्स C कि अगर आपको डिपॉजिट करना है या ट्रांसफर करना है सिक्योरिटीज़ को किसी भी बंदे के पास, किस पर्पज़ के लिए आपको डिपॉजिट करना है, क्योंकि आपको एक तरीके से वो गारंटी या सिक्योरिटी के तौर पे वो देना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उससे कोई लोन ले रखा है, क्या लोन एडवांस कर रखा है कंपनी को उसने, इसलिए तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो बंदा होल्ड कर लेगा। चौथा है कि इन्वेस्टमेंट जो एक डिपॉजिटरी को कंपनी करती है, तो डिपॉजिटरी के नाम पे यानी NDSL या फिर CDSL ऐसे डिपॉजिटरी जो होते हैं उनके नाम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो तो भी, जिसका बेनिफिशियल ओनर कंपनी है, तो भी चल जाएगा कि ठीक है कंपनी के नाम पे नहीं, कोई बात नहीं, डिपॉजिटरी के नाम पे चल जाएगा। लेकिन 187 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि 2D यानी कि डिपॉजिटरी के नाम पे जो आपने इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखी है उसका आप रजिस्टर मेंटेन करके चलिएगा कंपनी। आप पूरा का पूरा रूल 14 में भी बता रखा है कैसे आपको रजिस्टर मेंटेन करना है, वो रजिस्टर भी आपका ओपन फॉर इंस्पेक्शन रहेगा, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स कोई भी उसको देख सकता है। हालांकि कंपनी चाहे तो कोई रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पर पहली बार लिखा है कि कोई कंपनी चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती
है जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट किस सिक्योरिटीज में कर रही है, क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ सिक्योरिटीज, कोई कंपनी का काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। अगर वो कर रही है और सब कोई भी मेंबर आके उसको देख के चला जाएगा, क्या पता कंपनी की पॉलिसी या फिर कंपनी की जो एक तरीके से वो लीक हो जाए। नहीं, तो हम चाहें तो उसके लिए हम जनरल मीटिंग वगैरह में कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। देन कम्स पनिशमेंट का सेक्शन क्या है। कंपनी डिफॉल्ट में है तो कंपनी के ऊपर 5 लाख का फाइन लगेगा, ऑफिसर्स डिफॉल्ट में उसके ऊपर 50,000 रुपये का फाइन लगेगा। इट इज़ फिक्स्ड फाइन। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 188। सेक्शन नंबर 188 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्वेश्चंस इसके अच्छे हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स की बात करता है। सबसे पहले 188 सबसेक्शन नंबर 1 निकल के आता है कि एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ all except with the consent of BOD given by a resolution at a meeting of the board and subject to such conditions as may be prescribed, no company shall enter into contract or arrangement with related party। यानी कि अगर BOD ने एक वो पास कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया कंपनी के अंदर, तभी कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर हो सकती है, नहीं तो कंपनी तो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट में एंटर नहीं हो सकती रिलेटेड पार्टी के साथ। ठीक है, BOD का हमें मीटिंग यानी कि मीटिंग की बात हो रही है, यानी कि बोर्ड मीटिंग में ही आपका रेजोल्यूशन पुटअप हो सकता है। बाकी आपका जो ये वाला रेजोल्यूशन है, ये आपका रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो BOD का हमें रेजोल्यूशन चाहिए, मान ली ये बात। अच्छा, रिलेटेड पार्टी कौन कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, इन्होंने कहा ये वाले ट्रांजेक्शन है ABCDEFG जी करके ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले गुड्स एंड मटीरियल के सेल परचेज सप्लाई की बात हो रही है। दूसरा आपके प्रॉपर्टी के सेल परचेज या सप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, सेल या डिस्पोज ऑफ या बाय करने की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। तीसरा उन जो आपने मटीरियल की गुड्स की बात करी थी, प्रॉपर्टी की बात करी थी, उसके लिए किसी एजेंट के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी को लीज करने की बात हो रही है। पांचवा आपको सर्विस को अवेल या रेंडर करने की बात हो रही है। ठीक है, छठा रिलेटेड पार्टीज अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इन द सब्सिडरी कंपनी, इन द एसोसिएट कंपनी। अच्छा, और सातवां अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज और डेरिवेटिव्स देयरऑफ ऑफ द कंपनी। अच्छा, कंपनी अगर चाहे तो ये ट्रांजेक्शन एंटर कर सकती है, यानी कंपनी अगर चाहे तो सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है, सप्लाई कर सकती है गुड्स एंड मटेरियल का किसी भी रिलेटेड पार्टी को। कंपनी अगर चाहे तो सेल, परचेज, डिस्पोज ऑफ, सेल या डिस्पोज ऑफ या बाय कर सकती है प्रॉपर्टी, किसी भी काइंड की मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वगैरह कर सकती है, लीज कर सकती है किसी भी काइंड की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, अवेल या रेंडर कर सकती है सर्विसेज को, अपॉइंट कर सकती है किसी भी एजेंट को फॉर द पर्पज ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मटीरियल, सर्विसेज या प्रॉपर्टी, और रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट कर सकती है ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट में, कंपनी में, कंपनी की सब्सिडरी में, कंपनी के एसोसिएट में, या फिर अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटीज कर सकती है। बट कंसेंट ऑफ द BOD चाहिए होगा। हर सिनेरियो में कंसेंट ऑफ द BOD चाहिए होगा नहीं। पहले निकल के आती है कंडीशंस। क्या कंडीशन? एक केस में अगर आपका जो सेल परचेज जो है वो आपका जो अमाउंट है वो 10% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी, कंपनी का टर्नओवर निकालो, 100 करोड़ का टर्नओवर था, 10% निकालो 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर का ट्रांजेक्शन है, ये वाला ट्रांजेक्शन 10 करोड़ से ऊपर का, या फिर जो भी ट्रांजेक्शन आप पूरे साल में कर चुके थे उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी के साथ, वो आपके एक्सीड कर जाता है 10 करोड़ पे, तो BOD का आपको क्या चाहिए, मतलब एक तरीके से BOD का आपको रेजोल्यूशन चाहिए। ठीक है, पहले तो निकल के आती है। A के केस में 10% ऑफ टर्नओवर की बात हो रही है, B के केस में भी आपके 10% ऑफ टर्नओवर और नेटवर्थ की बात, B के केस में आपकी नेटवर्थ की बात होती है। ठीक है, B मतलब कि आपके प्रॉपर्टी के केस में नेटवर्थ की बात होती है, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी के केस में भी आपकी नेटवर्थ की बात होगी। D के केस में आप जो सर्विसेज की बात करें वहाँ पर फिर से टर्नओवर की बात कर लेना। E के केस में जो आप बात करोगे एजेंट वाली जो बात करोगे वहाँ पर टर्नओवर और नेटवर्थ दोनों की बात कर लोगे, क्योंकि गुड्स मटेरियल वगैरह के केस में आप टर्नओवर और प्रॉपर्टी के केस में नेटवर्थ की बात करोगे। अच्छा, प्लेस ऑफ प्रॉफिट की बात में अगर आप जिसको रेम्यूनरेशन जो बंदे को देने वाले हो, क्योंकि आप उसको अपॉइंट करने वाले हो कंपनी के अंदर, अगर वो 2.5 लाख से ऊपर का देने वाले तो, और अंडर राइटिंग सब्सक्रिप्शन के केस में जो आप पैसा पे करने वाले हो वो आपका 1% ऑफ द नेटवर्थ से ज़्यादा होगा तो। अच्छा, देन कम्स इसका पहला प्रोवाइजो। इसका पहला प्रोवाइजो क्या कहता है? इसका पहला प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट एक्सीडिंग सच सम्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी एंटर्ड इनटू विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द कंपनी बाय रेजोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लिमिट्स पढ़ी हैं इस लिमिट तक तो बोर्ड अप्रूव कर सकता है, इस लिमिट के ऊपर अगर आप कंपनी करना चाहते हो तो आपको OR पास कराना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने जो भी उस बंदे के साथ ट्रांजेक्शन करा था, मूवेबल प्रॉपर्टी के सेल परचेज का ट्रांजेक्शन किया था, या फिर इमूवेबल का सेल परचेज का ट्रांजेक्शन किया था, या फिर लीज का किया था, अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया था वो 10% का टर्नओवर वगैरह की जो लिमिट्स निकल गई हैं उसको एक्सीड कर जाता है, उस तक आ रहा है तो बोर्ड कर सकता है, उससे ऊपर निकल के आता है तो OR पास करवा देना। सेकेंड प्रोवाइजो क्या है, कोई भी मेंबर अगर उसमें इंटरेस्टेड है, यानी कि जो रिलेटेड पार्टी है ना, किसी मेंबर से रिलेटेड पार्टी होगी तो उन्होंने कहा जो मेंबर जो एंटाइटल टू वोट यानी कॉन्ट्रैक्ट 184 वाली इंटरेस्टेड अगर निकल के आता है एक तरीके से, तो वो रिलेटेड पार्टी निकल के आता है तो वो वोट नहीं करेगा। 188 सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर 90% उससे ज़्यादा मेंबर्स आपके इंटरेस्टेड निकल के आ जाते हैं, रिलेटेड पार्टी निकल के आ जाते हैं, तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं है, वो बंदे फिर वोट कर ही लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ प्रोविजन का क्या निकल के आता है कि एक अगर हाँ प्रोवाइडेड नथिंग इन द सबसेक्शन शैल अप्लाई टू एनी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अदर देन ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ऑन आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर आर्म लेंथ पे है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आर्म लेंथ पे नहीं है तो ये सेक्शन लगा देना।
180 सबसेक्शन नंबर 1 का फिफ्थ प्रोविजो क्या कहता है कि फर्स्ट प्रोविजो होल्डिंग कंपनी और होल्डिंग सब्सिडी के बीच के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक तरीके से आप छोड़ ही सकते हो। एक्सप्लेनेशन जो हम बार बार कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हम ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे थे। तो इन्होंने बोला है कि ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो इन्होंने कहा है ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर कंपनी का जो डायरेक्टर है वो किसी और कंपनी में भी डायरेक्टर है, ठीक है, और वो वहाँ पर कोई ऑफिस या प्लेस ऑफ प्रॉफिट किसी डायरेक्टर ने होल्ड करके रखी है किसी भी कंपनी में, जिसको कंपनी से रेमुनरेशन भी मिलता है, इन एडिशन टू रेमुनरेशन भी कुछ मिलता है, तो उसको हम ऑफिस या ब्रांच की बात कर लो एक तरीके से आप, ठीक है। फिर आप बात कर सकते हो किसी इंडिविजुअल ने अगर उसको होल्ड करके रखा है तो हम ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट उसको तब बोलेंगे जब इंडिविजुअल जो वहाँ पे होल्ड करके रखा है उसको रेमुनरेशन के तौर पे कंपनी को रेमुनरेशन के अलावा भी कुछ और उसको मिलता है तब, ठीक है। आर्म्स लेंथ प्राइस दो बंदों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है, अगर अनरिलेटेड पर्सन के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है उसको हम अलग होते हैं। 188 सबसेक्शन नंबर 2 आपके डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट की बात करता है। जो भी आपका है वो कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट जो है वो आप बोर्ड रिपोर्ट में भी डिस्क्लोज कर देना। 188 सबसेक्शन नंबर 3 बोलता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अगर डायरेक्टर ने एम्प्लॉय ने एंटर कर दिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड या विदाउट OR का लिमिट से ऊपर हो जाता है तो OR पास कराना, लिमिट के अंदर है तो कंसेंट ऑफ द बोर्ड आपको चाहिए। आपने नहीं पास करवाया 3 महीने के अंदर कंपनी चाहे बोर्ड के ऑप्शन के या शेयर होल्डर के ऑप्शन पे वो रेटिफाई हो सकता है, नहीं करा तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, और जो भी डायरेक्टर कंसर्न है वो इंडेमनिफाई करेगा कंपनी को फॉर एनी लॉसेस विच आर बॉर्न बाय द कंपनी। 188 सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहता है कि मान लो कंपनी के ऑप्शन पे वॉइडेबल था लेकिन कंपनी ने उसको तब भी वैलिड कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उस डायरेक्टर या एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई लॉस सस्टेन मतलब लॉस को रिकवर नहीं कर सकती, लॉस रिकवर कर सकती है। 188 सबसेक्शन नंबर 5 कहता है कि कोई भी डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिसने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था लिस्टेड कंपनी के केस में 25 लाख का फाइन लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख का फाइन लगेगा। 189 कहता है रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड, यानी कि 184 के हिसाब से डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड थे, हाँ, या RPT वाले जो थे, हाँ। तो इन्होंने कहा कि कोई भी कंपनी सारी की सारी कंपनीज क्या रजिस्टर मेंटेन करेगी किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट, जो भी 184 सबसेक्शन नंबर 2 जो इंटरेस्टेड वाले डायरेक्टर्स थे उसकी बात हो रही है, या 188 जहाँ पे लग जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो आपके निकल के आते हैं वो जो लग जाता है उसकी बात हो रही है, तो उसका जो भी डायरेक्टर है वो रखा जाएगा। एंड such a register or register shall be placed before the next meeting of the board and signed by all the directors present at the meeting। जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे उस पर्टिकुलर रजिस्टर को साइन भी करेंगे। 189 सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है कि डायरेक्टर शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट डिस्क्लोज। 184 सबसेक्शन 1 का जो इंटरेस्ट था वो आपको 30 दिन के अंदर मतलब डिस्क्लोज करना होता है कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। 189 सबसेक्शन नंबर 3 क्या कहता है कि जो रजिस्टर आपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखा था वो इंस्पेक्शन के लिए खुला रहेगा ओपन आवर्स के लिए, मतलब बिजनेस आवर्स के दौरान, और कोई बंदा अगर उसका एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन करना चाहे तो ले सकता है। 189 सबसेक्शन 4 बात करता है कि रजिस्टर जो आपका है वो आपका AGM में भी रखा जाएगा। उसके 189 सबसेक्शन 5 क्या कहते हैं कि रजिस्टर में जो हम कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट को लिखने की बात कर रहे थे वो हम सेल परचेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल वाले या सर्विसेज वाले जो ट्रांजेक्शन है जो 5 लाख रुपए तक के हैं उनको पूरे साल के 5 लाख रुपए तक के, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप ट्रांजेक्शन वगैरह को लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपका 10% टर्नओवर है तो भी आपको BOD से तो परमिशन लेनी ही पड़ेगी, 1 रुपये तक की भी परमिशन लेनी पड़ सकती है क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ है तो, ठीक है। फिर बैंकिंग कंपनी अगर कलेक्शन ऑफ बिल्स या इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के कोई ट्रांजेक्शन है या ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट है, आप उसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। पनिशमेंट 25,000 रुपये का फाइन है। सेक्शन नंबर 190 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद MD और WTD क्या कहता है कि कंपनी जो है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कॉन्ट्रैक्ट रखेगी जो भी उसने MD और WTD के साथ किया था, अगर रिटन था तो, अगर रिटन नहीं था ओरल था तो उसका मेमोरेंडम रखा जाएगा, ठीक है। इसको इंस्पेक्शन के लिए भी रखोगे, कोई मेंबर आके विदाउट एनी पेमेंट ऑफ फीस उसको इंस्पेक्ट कर सकता है। अगर आपने इंस्पेक्ट नहीं करने दिया तो 25,000 रुपये तक का फाइन कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर 5,000 रुपये का फाइन हर डिफॉल्ट के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। जो WMD के साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी वो प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन नंबर 191 क्या बात करता है, पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी और शेयर्स। किसी भी डायरेक्टर को नो डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी शैल इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कि जो अंडरटेकिंग का आपने ट्रांसफर किया है, अच्छा, या फिर प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया है कंपनी का, होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग का ट्रांसफ़र किया है, या फिर ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी बीइंग अ ट्रांसफ़र रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। सारे के सारे शेयर होल्डर्स को आपने कोई ऑफर किया था और सारे के सारे शेयर्स किसी एक बंदे को दे दिए गए हैं, ठीक है, या फिर अंडरटेकिंग का ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी कंपनसेशन पेमेंट कंपनसेशन के तौर पे लॉस ऑफ ऑफिस या रिटायरमेंट के लिए वो डायरेक्टर रिसीव नहीं करेगा, किसी भी सच कंपनी या फर्म से ट्रांसफरी से रिसीव नहीं करेगा अनलेस उसके पर्टिकुलर्स उसने अपने मेंबर्स को ना बता दिए हों। तब हो सकता है कि अंडरटेकिंग का वगैरह का ट्रांसफ़र किया था ताकि उसको पैसा वगैरह मिल जाए, इसलिए जो भी उसको कंपनसेशन के तौर पर मिल रहा है वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स वो कंपनी को कर देगा, मेंबर्स को कर देगा, ठीक है, और कंपनी उसको अप्रूव भी करेगी। 191 सबसेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है कि नथिंग शैल अफेक्ट द पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू MD, WTD और मैनेजर बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस
ट्रांसफर ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस सब्जेक्ट टू द लिमिट्स स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 17। ठीक है। 191 सबसेक्शन नंबर 3 क्या करता है कि अगर कोरम की वजह से उस मीटिंग में नहीं हो पाया, एजेंट मीटिंग में भी नहीं हो पाया, तो ये नहीं माना जाएगा कि ये तुम्हारा जो था ट्रांजेक्शन वो अप्रूव था। 191 सबसेक्शन नंबर 4 बात करता है कि वेयर डायरेक्टर कंपनी रिसीव पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इन कॉन्ट्रावेशन ऑफ सबसेक्शन नंबर 1, यानी कि सबसेक्शन में उनकी कंडीशन को आपने कॉन्ट्रवीन करते हैं, उसके बाद उस डायरेक्टर उस पर्टिकुलर NTWD को पैसा मिल गया तो माना जाएगा कि उसने कंपनी क्या ट्रस्ट के तौर पे पैसा रखा है। आगे हम चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे कि अगर किसी भी बंदे को रेम्यूनरेशन जो मिलता है वो इन एक्सेस ऑफ 197 की लिमिट्स मिल जाए तो भी माना जाता है कि उस बंदे ने उसको ट्रस्ट के तौर पर होल्ड करके रखा है। इसका पनिशमेंट कितना है? 1 लाख रुपए का फिक्स पनिशमेंट है इसका। सेक्शन नंबर 192 जो मी वाइस में भी आया था एक बार कि रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग डायरेक्टर, कोई भी कंपनी अरेंजमेंट नहीं करेगी डायरेक्टर के साथ, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ, सब्सिडी के डायरेक्टर के साथ, एसोसिएट के डायरेक्टर के साथ या किसी भी बंदे से जो उससे कनेक्टेड है। नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं है, रिलेटेड पार्टी नहीं है, कोई भी बंदा उसके कनेक्टेड है, कैसे मानेंगे नहीं पता, एक्सप्लेन नहीं कहीं पर भी। किस चीज़ के लिए ट्रांजेक्शन नहीं करेगी? असेट्स को अक्वायर करने के लिए या असेट्स को बेचने के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं करेगी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश फ्रॉम द कंपनी, यानी कि कैश में ट्रांजेक्शन है तो कर सकते हैं, नहीं अगर कैश में ट्रांजेक्शन है तो नहीं कर सकते, और अगर कैश में ट्रांजेक्शन नहीं है तो कर सकते हैं। यानी कि कोई भी कंपनी एंटर नहीं करेगी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश में कर सकते हो आप। ठीक है। द कंपनी एक्वायर्स और टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द पर्सन सो कनेक्टेड। ठीक है। अनलेस प्रायर अप्रूवल ऑफ सच अरेंजमेंट इट अकॉर्डेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग, अगर जनरल मीटिंग में नो कंपनी शैल एंटर इनटू अरेंजमेंट बाय विच टू एक्वायर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। Unless prior approval for such arrangement is accorded by resolution of the company in general meeting and the director or company so connected of the refunding company approval of the holding company is also required। वही कैश में आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। अगर आपको कैश में ट्रांजेक्शन करना है तो आपको रिजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा जनरल मीटिंग के अंदर, और जो रिजोल्यूशन आपको पास करवाना है मीटिंग के अंदर, अगर वो आप मान लो डायरेक्टर जो है वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर जिसको आप असेट्स बेच रहे हो, जिससे आप असेट्स खरीद रहे हो और कैश के साथ ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हो उस बंदे के साथ, तो रिजोल्यूशन आपको होल्डिंग कंपनी में भी पास करवाना पड़ेगा। और इसका और रिजोल्यूशन का जो आप नोटिस दोगे उस नोटिस में आप पर्टिकुलर्स बता दोगे उस सारे अरेंजमेंट्स के, वैल्यू बता दोगे असेट्स की, और बताओगे कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने उसकी असेट की वैल्यू क्या बोली हुई है। और अगर कोई भी बिना रेजोल्यूशन पास कराए ऐसा कोई ट्रांजेक्शन कैश वाला एंटर कर जाता है कंपनी के साथ तो इट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी, और वॉइडेबल होता है अगर मान लो, लेकिन रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। हमने जिस बंदे को कार वगैरह बेचा था वो बेच के बाहर चला गया इंडिया के, रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो जिस डायरेक्टर ने या कंपनी ने बेचा था, जो भी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल पाया जाएगा वो पर्टिकुलर डायरेक्टर सारा का सारा पैसा या इंडेमनीफाई करेगा लॉस को कंपनी के ऊपर। और अगर किसी बंदे ने बोनाफाइड खरीदा हुआ था बिना कॉन्ट्रावीन करे हुए किसी भी सेक्शन को या प्रोविजंस को तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बाय 1% कंपनी, अगर 1% कंपनी है जिसमें एक सोल मेंबर है, अगर वो डायरेक्टर भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में रखेगा, अपने टर्म्स का मेमोरेंडम वगैरह रखेगा, और वो अगली बोर्ड मीटिंग जो भी उसकी होती है उसमें वो दिखाएगा, और ये चीज़ ROC के पास फाइल भी कराई जाती है, दैट इज़ इन सेक्शन नंबर 193। इसको रूल्स में अगर हम देखें तो रूल्स में हमारे पास निकल के आता है रूल नंबर 16, रूल नंबर, ठीक है, रूल्स का भी मतलब एक सिंपल सी रीडिंग करनी है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। दैट्स इट, थैंक यू।